दोस्तों इस वीडियो से हम ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमने हिस्ट्री में किया था। तो इस सीरीज़ में भी हम अपने जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे ज्योग्राफी में, उसके इस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके सोर्सेज देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये बेसिकली कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। और तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है और अर्थक्वेक जो है इसके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और जो इसमें आपको अगर ये दोनों चैप्टर पढ़ने हैं तो आप क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसे पढ़ सकते हो, चैप्टर नंबर 3 है। और क्लास 7 की एनसीईआरटी अगर आपको थोड़ा बेसिक पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सीडीएस 1 2015 में पूछा है सिस्मिक गैप के बारे में कि सिस्मिक गैप्स आर व्हाट। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पार्ट ऑफ प्लेट बाउंड्रीज इन ओशन वेयर सुनामीज अगर फ्रीक्वेंटली। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज दैट हैव रप्टेड रिपीटेडली इन द रीसेंट पार्ट्स। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमारा सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्री दैट हैव नॉट रप्टेड इन रीसेंट पार्ट। और अपना लास्ट ऑप्शन कह रहा है प्लेट बाउंड्रीज हैविंग नो वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज दैट हैव नॉट रप्टेड इन द रीसेंट पार्ट, ठीक है। तो सिस्मिक गैप रेफर्स टू द सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज दैट हैव नॉट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक एक्टिविटी इन द रीसेंट पार्ट। इसका दोस्तों जो सोर्स है वो आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये इंटरनेट से मैंने डाला है, ठीक है। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए सिस्मिक गैप क्या है। तो ऐसे बस कुछ ही क्वेश्चन है जिसका सोर्स आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है इसमें कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ये हमारा पूछा गया CAPF 2012 के अंदर। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है द प्लेन ऑफ सेपरेशन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल इज नोन एज मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा द मेंटल कंटेन्स मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मटेरियल मास ऑफ अर्थ। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है द मेंटल इज कंपोज ऑफ द हैवीएस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ। और स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज अ सॉलिड स्टेट। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पेज नंबर 26 में मिल जाएगा क्लास 11 की एनसीईआरटी में, ठीक है। क्लास 11 की एनसीईआरटी कौन सी हमारी, क्लास 11 में 2 एनसीईआरटी, एक तो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है और एक है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की, ठीक है। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर जो है ये चैप्टर कवर कर रखा है, तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे कोर के बारे में तो यहाँ पे लिख रखा है कि द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल्स मोस्टली कंस्टिट्यूटेड बाय निकल एंड आयरन, ठीक है। तो जो हैवी मटेरियल है वो कहाँ पे है, हमारा कोर के अंदर है, ना कि मेंटल में, ठीक है। और दो ऑप्शन नंबर 3 अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, मेंटल इज कंपोज ऑफ हैवीएस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट होगी और इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में क्या फाउंड किया जाता है, ये हमारा एनडीए 2023 के अंदर पूछा गया रिसेंटली। तो इनर मोस्ट पार्ट के अंदर कौन सी डिसकंटिन्यूटी फाउंड पाई जाती है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मोहो डिसकंटिन्यूटी, और 3 कह रहा है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और 4 कह रहा है हमारा लेहमन्स डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जो हमारी लेहमन्स डिसकंटिन्यूटी होती है वो हमारी बिल्कुल अंदर पाई जाती है, ठीक है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में पाई जाती है। यहाँ पे देख सकते हो लेहमन डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन आउटर एंड इनर कोर, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और दोस्तों ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं रखी, बट ये जो डिसकंटिन्यूटी वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेनी है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है बेसिकली ये भी अगर आप कर लोगे तो आपका जो डिसकंटिन्यूटी वाली जो चीज़ है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारी डिसकंटिन्यूटी दे रखी है शॉर्ट के अंदर, तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी किसी भी ऑनलाइन अपना इंटरनेट पे सर्च करके जो डिसकंटिन्यूटी है पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ से ही काम चल जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। अब अगेन यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी से पूछा है एनडीए 2022 के अंदर, ठीक है। अभी देखो 23 के अंदर पूछा था, अब यहाँ पे 22 के अंदर पूछा है, ठीक है। इसलिए जो डिसकंटिन्यूटी वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से बताया है, इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। तो मेंटल और अर्थ को कौन सी डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है ये पूछा हमारे एनडीए 2022 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, बी कह रहा है हमारा मोहोवरिक, सी कह रहा है कोनार्ड, और डी कह रहा है हमारा रेप्टाइड, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है अगेन आपको इस डब्बे से मिल जाएगा। इसने बेसिकली पूछा है कि क्रस्ट और मेंटल को कौन सेपरेट करती है, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल को कौन सेपरेट करती है, ये हमारी क्रस्ट है और ये हमारी मेंटल है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मोहो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है। तो बेसिकली क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यही सेपरेट कर रहा है क्रस्ट और मेंटल को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कन्वेक्शन करंट्स विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स
आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। तो कन्वेक्शन करंट के बारे में पूछा है कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट के अंदर कन्वेक्शन करंट रन करती हैं वो कौन से लेयर में पाई जाती हैं, ये पूछा गया है हमारा CAPF 2021 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्रस्ट में, बी कह रहा है मेंटल में, सी कह रहा है आउटर कोर में और डी कह रहा है हमारा इनर कोर में। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पेज नंबर 31 में मिल जाएगा, क्लास 11 की NCERT में फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, जितनी भी मैं NCERT अभी क्लास 11 की जो मैं NCERT के बारे में बात करूँगा वो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी होगी। ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी नहीं होगी, जहाँ पे होगी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पढ़ो, आर्थर होम्स इन 1930s डिस्कस दी पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑपरेटिंग इन दी मेंटल ऑपरेशन। ठीक है, मेंटल पोर्शन। ठीक है, तो जो कन्वेक्शन करंट होता है वो कहाँ पे होता है, मेंटल जो है वहाँ पे होता है कन्वेक्शन करंट, मेंटल जो पोर्शन होता है वहाँ पे। तो इसलिए इसने ये पूछा था कि कौन से लेयर में पाया जाता है टेक्टोनिक प्लेट के, तो मेंटल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा NCERT से पूछा, पेज नंबर 31 में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, NDA 1 2021 के अंदर पूछा है ये, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर इज़ फाउंड इन। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर कहाँ पे फाउंड करी जाती है ये पूछा है इसने। ऑप्शन दे रखे हैं कि पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, साइबेरियन प्लेन में पाई जाती है, पेंटागोनियन डेजर्ट में पाई जाती है, फिर हमारी हिमालयन माउंटेन में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पैसिफिक ओशन के अंदर पाई जाती है। इसका रीज़न बेसिकली ये है कि पहले तो ये जो इसका जो सोर्स अगर आप सोच रहे हो कि NCERT के अंदर मिल जाएगा, तो आपको एज ऑफ डायरेक्टली सोर्स नहीं मिलेगा, NCERT के अंदर आपको कंसेप्ट मिलेंगे। तो कंसेप्ट लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे NCERT पढ़ के। ठीक है, मतलब NCERT पढ़ के क्वेश्चन हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें समझा रखा है अच्छे से कि जो हमारा जो मरियाना ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच हमारा सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है अपने अर्थ का। ठीक है, और वो हमारा कहाँ फाइंड किया जाता है, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, इसलिए जो हमारी जो क्या नाम है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा पैसिफिक ओशन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। अब इसमें लिथोस्फीयर के बारे में पूछा कि लिथोस्फीयर बेसिकली होता क्या है, ये हमारा NDA 2021 के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अपर एंड लोअर मेंटल होता है, बी कह रहा है क्रस्ट एंड कोर होता है, और सी कह रहा है हमारा क्रस्ट एंड अपर मेंटल होता है, और डी कह रहा है हमारा लोअर मेंटल और कोर होता है। तो बेसिकली हमारा लिथोस्फीयर होता क्या है, तो आपको पेज नंबर 26 में चले जाना है, क्लास 11 की NCERT में हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, उसमें आप यहाँ पे अगर देखोगे इस डब्बे के अंदर बता रखा है द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, जो क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। तो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा NCERT के अंदर पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, अगेन ये सेम क्वेश्चन इन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में पूछा है। ये हमारा NDA 2019 के अंदर पूछा है कि लिथोस्फीयर क्या होता है, और यही चीज़ इन्होंने NDA 2021 के अंदर पूछी है, और यहाँ पे हमारी 2019 के अंदर पूछी है। तो इसने ये पूछा लिथोस्फीयर हमारा होता क्या है, तो इसने ऑप्शन दे रखा है अपर एंड लोअर मेंटल होता है, क्रस्ट एंड कोर होता है, फिर कह रहा है कि क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल होता है, और डी कह रहा है हमारा मेंटल और कोर होता है। तो अगेन जैसे कि हमने पढ़ाई था पेज नंबर 26 पे कि क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, तो क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। अगेन यहाँ पे 2015 में पूछा लिथोस्फीयर के बारे में। तो लिथोस्फीयर भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा लिथोस्फीयर क्या होता है, बेसिकली ये पूछा इसने, अपर एंड लोअर मेंटल होता है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल होता है, क्रस्ट एंड कोर होता है, फिर ये होता है। तो इसमें अगेन हमारा क्या होता है, लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड अपर मेंटल होता है, डायरेक्टली हमारा यहाँ से उठा के पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा NCERT के अंदर पूछा गया है। आगे बात करते हैं, विच इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये हमारा CDS 2021 के अंदर पूछा गया है कि अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन अर्थ क्रस्ट के अंदर कहाँ है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन का जो मैं सोर्स ढूंढने लगा तो मैं भी कंफ्यूज होगा कि बेसिकली कहाँ पे लिखा है, क्योंकि UPSC इतना फैक्चुअल जो डाटा है वो बहुत कम पूछता है, और अगर वो पूछता है तो इसकी 90% संभावना रहती है कि हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके अंदर मतलब वो चीज़ दर्ज होती है। बट जब ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो मेरे को नहीं मिला। बट ये आप हैरान हो जाओगे, ये वाला जो क्वेश्चन जो है ये हमारे ज्योग्राफी में ना मिल के जो साइंस का जो हमारा टेक्स्ट बुक है, साइंस के टेक्स्ट बुक के अंदर ये डिट्टो ये जो चीज़ है यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आप देखो जो हमारी साइंस की NCERT है, कार्बन एंड कंपाउंड के चैप्टर में चले जाना, उस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि हमारी यहाँ पे डिट्टो लाइन दे रखी है कि द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ से पूछी थी कि व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। तो हमारी क्या है 0.02 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कई बार जो हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्वियसली ज्योग्राफी और साइंस के बीच में कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमारे साइंस से कोइंसाइड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे ज्योग्राफी के कोइंसाइड करते हैं। एक दो क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन होती है कि साइंस का है फिर ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा बेसिकली साइंस की बुक से पूछा गया था UPSC के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको नोट कर लेना है।
आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया CDS 2015 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर फाउंड इन हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी। ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी में कौन से एलिमेंट हमारे फाउंड किए जाते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर हाईएस्ट और लोएस्ट कौन से फाइंड किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लास 11th की जो केमिस्ट्री की बुक है पेज नंबर 309, तो इस पेज के अंदर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 309 में कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर 45.5% होल्ड करता है, और जो सिलिका होता है, ठीक है, सिलिकॉन जो होता है वो हमारा 27% होल्ड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारा ऑक्सीजन होता है, सेकंड में हमारा सिलिका होता है और थर्ड पे हमारा एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी होती है हमारी अर्थ क्रस्ट की। तो इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमारा सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिका है और फिर एल्यूमिनियम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखो तो इसमें ये पूछा है कि हाईएस्ट और लोएस्ट बताना है आपको, यानी कि एक हाईएस्ट होना चाहिए, यहाँ वाला हाईएस्ट होना चाहिए और यहाँ वाला हमारा लोएस्ट होना चाहिए। और यहीं पे लोग कंफ्यूज आते हैं, यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन लिख देंगे, बट ऑक्सीजन और सिलिका तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट पूछा है इसने, तो यहाँ पे देखो कि हाईएस्ट हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ही आएगा, इतना तो हमें पता है क्योंकि सबसे पहले इसने हाईएस्ट पूछा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आएगा, तो आप या तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है या तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन साथ में इसने क्या पूछा कि लोएस्ट, तो लोएस्ट क्रस्ट में क्या होता है, सिलिका तो होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट बाद सिलिका है, सेकंड हाईएस्ट तो सिलिका ही है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। जो सबसे ज़्यादा हमारा पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है और सबसे कम जो पाया जाता है हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसका जो सोर्स है आपको पेज नंबर क्लास 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। अब ये एनसीईआरटी आप पढ़ने मत बैठ जाना, ये जो डाटा होता है ये बेसिकली आपको जो ज्योग्राफी है उसमें जैसे किसी वेबसाइट वगैरह होती है वहाँ पे मिल जाता है, या फिर शायद आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे उसके अंदर भी मिल जाएगा आपको कि जो हमारे क्रस्ट होते हैं उनमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री इस एनसीईआरटी के अंदर मत मानना, बट जो इसका एग्जैक्ट सोर्स था वो इसका आपका क्लास 11th की एनसीईआरटी से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा है इसमें। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है द मेन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज 15 किलोमीटर वेयर एज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 30 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर हमारी ओशनिक की क्रस्ट की उसने थिकनेस बता रखी है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बता रखी है 30 किलोमीटर। ये हमारा पूछा गया NDA 2022 के अंदर। तो इसमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पढ़ो ये तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में दे रखा है कि क्रस्ट हमारा बेसिकली क्या होता है कि द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ होता है और हमारा क्या होता है इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होती है वो तो हमारी बिल्कुल सही हो गई। अब यहाँ पे मेन थिकनेस की बात करें ओशनिक क्रस्ट की, तो यहाँ पे दे रखी है 15 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या दे रखा है द मेन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर। ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कितनी होती है 30 किलोमीटर, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की यहाँ पे 30 किलोमीटर ही दे रखी है, बट जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी गलत दे रखी है यहाँ पे 15 दे रखी है, बट एक्चुअल में कितनी होती है 5 होती है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ओनली 1 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पूछा गया NDA 2009 के अंदर द अर्थ क्रस्ट इज थिनेस्ट। तो अर्थ क्रस्ट हमारी सबसे ज़्यादा थिन कहाँ पे होती है ये पूछा इसने। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो अगेन आपको पेज नंबर 25 पे मिल जाएगा क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी की क्रस्ट वाले टॉपिक के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बता रखा है इसने, अगेन द मेन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर। ठीक है, तो जो अर्थ क्रस्ट होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा थिन कहाँ पे होती है, हमारी ओशनिक क्रस्ट के अंदर होती होगी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर तो नहीं होती। अब आपको ये पता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमारे क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर ही हमारी जितनी भी लैंड मास है वो होती है और ओशनिक क्रस्ट के ऊपर हमारी जितनी वाटर बॉडीज़ है वो होती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो ऊपर के 2 ऑप्शन है वो तो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे थिनेस्ट पूछा है। ठीक है, तो थिनेस्ट के हिसाब से एक तो या तो हमारा ओशनिक बॉटम हो सकता है या फिर हमारा मिड ओशनिक रिज हो सकता है। कुछ वेबसाइट के अंदर इसके आंसर की में ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट ऑप्शन बता रखा है कि जो ओशनिक बॉटम है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कायदे से हो भी सकता है क्योंकि ओशनिक क्रस्ट की हमारी जो थिकनेस है वो हमारी कितनी है 5 किलोमीटर है, बट यहाँ पे अगर हम देखें मिड ओशनिक रिज, तो रिज जो होता है बेसिकली हमारा वो ओशन के अंदर होता है, जैसे हमने पैसिफिक वाले के आंसर में देखा था। ठीक है, जैसे हमारा ओशन बॉडी है तो इसके अंदर भी रिज होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मिड और ओशनिक रिज से हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा थिनेस्ट हमारा क्या नाम है क्रस्ट निकलेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, सी और डी के बीच में। ठीक है, बट जो मेरे हिसाब से है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन से चीज़ की वजह से जो डैमेज है अर्थक्वेक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमारा पूछा गया CDS 2021 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक,
बी कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी, 3 कह रहा है हमारा टाइप ऑफ बिल्डिंग और डी कह रहा है हमारा क्लाइमेट ऑफ द एरिया। तो कौन सी चीज़ पे हमारा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा सीधे सीधे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा अर्थक्वेक का उतना ज़्यादा तबाही होगी, तो इस पर तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इंटेंसिटी उसकी अर्थक्वेक की ज़्यादा होगी, उसका जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी एक जगह पे उतना ज़्यादा जान और माल का खतरा होगा। ठीक है, इसलिए ये भी डैमेज को बढ़ा देगा, पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है। जैसी बिल्डिंग होगी, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, 50-50 मंजिला है, 40-40 मंजिला है, जब वो गिरेंगे तो ज़्यादा डैमेज करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ बिल्डिंग भी हमारी क्या करती है, एक मेजर फैक्टर प्ले करती है डैमेज के अंदर। बट जो क्लाइमेट है उसका क्या लेना देना है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हमारा अर्थक्वेक का डैमेज तो उतना ही होगा, अर्थक्वेक का उसके कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्लाइमेट का कोई लेना देना नहीं होता डैमेज से अर्थक्वेक के। ये हमारा पूछा गया था CDS 2021 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा कॉमन सेंस क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं CDS 2021 के अंदर क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी एट मोर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक हजार्ड जोन स्पेसिफाइड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा रिस्क रहेगा अर्थक्वेक का। शाहजहाँ पूछा है इसने, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, शाहजी एट सिकंदराबाद, रणबीर एट देहरादून, रणबीर नाम का कोई बंदा है वो इंदौर में, सॉरी इंदौर, रणबीर एट इंदौर, मालती एट पिथौरागढ़ और मैत्री एट भुवनेश्वर। ये हमारा पूछा गया CDS 2021 के अंदर। इसमें ये पूछा कि किसको ज़्यादा रिस्क है अर्थक्वेक का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा क्लास 11 की एनसीईआरटी में कि 5 अर्थक्वेक जोन के बारे में बात कर रखा है। जोन 1 होता है, जोन 2 होता है, जोन 3 होता है, जोन 4 होता है, जोन 5 होता है। ठीक है, तो जोन 1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाई डैमेज वाला होता है। तो इसमें अगर आप ये पढ़ो यहाँ पे कि हमारा जो उत्तराखंड है वो हमारा जोन 1 में आता है और पिथौरागढ़ हमारा कहाँ है, जोन 1 में है। ठीक है, इसलिए अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मालती को सबसे ज़्यादा रिस्क होगा अर्थक्वेक का, क्योंकि अर्थक्वेक हमारा ये जो पिथौरागढ़ है वो हमारा उत्तराखंड के अंदर आता है और उत्तराखंड हमारा जोन 1 के अंदर आता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कि अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा CDS 1 2011 के अंदर पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। तो इसमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जो पैसिफिक ओशन के अंदर जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्री पे उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हमारा कि देर आर डीप ओशन ट्रेंचेस अलॉन्ग दिस मार्जिन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या अर्थक्वेक आता है। स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा, हाई माउंटेन स्ट्रेच अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एडजेसेंट टू द ओशन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमारा, द करंट ऑफ द वास्ट पैसिफिक ओशन कंटिन्यू टू डैश अगेंस्ट द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। और हमारा लास्ट क्या कह रहा है ऑप्शन, दीज मार्जिन कॉन्साइड विद द प्लेन मार्जिन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपको पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा क्लास 11 की एनसीईआरटी में हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, तो इसमें जो प्लेट है, प्लेट का रोल इसमें प्ले करता है, क्योंकि जो हमारा बेसिकली पैसिफिक ओशन है इसकी प्रॉपर एक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट। तो इसने पूछा है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन, जैसे ये इसकी वेस्टर्न मार्जिन हो गई, ये इसकी ईस्टर्न मार्जिन हो गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक क्यों आते हैं। तो इसका रीज़न बेसिकली ये है कि जो ये मार्जिन है ये हमारी जो एशिया वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है इससे कोइंसाइड करती है। अब ये कोइंसाइड करती है तो इसलिए जो जितने भी प्लेट की बाउंड्रीज होती हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं अर्थक्वेक के लिए। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है, दीज मार्जिन कोइंसाइड विद दी प्लेन मार्जिन। ठीक है, तो ये जो इसका ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आपको क्लास 11 के एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो। ठीक है, आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द अर्थक्वेक ऑफ द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एशिया। तो एशिया की अर्थक्वेक जो ईस्टर्न मार्जिन पे जो अर्थक्वेक आ रही है उसके बारे में पूछा है इसने एनडीए 2011 के अंदर कि सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट अंदर एशियाटिक प्लेट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सबडक्शन ऑफ अफ्रीकन प्लेट बिलो यूरोपियन प्लेट, ठीक है, ये इसका करेक्ट रीजन है। या फिर सबडक्शन ऑफ इंडियन प्लेट अंदर एशियाटिक प्लेट, या फिर सबडक्शन ऑफ अमेरिकन प्लेट अंदर पैसिफिक प्लेट। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो हमारा इसने ये पूछा कि ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एशिया पे जो अर्थक्वेक आते हैं उसका रीज़न क्या है। तो ईस्टर्न मार्जिन यानी कि यहाँ पे पैसिफिक प्लेट के पास। ठीक है, तो पैसिफिक प्लेट के पास हमारा क्या है कि जो हमारी एशियाटिक प्लेट है, ठीक है, एशियाटिक प्लेट हमारी क्या होती है, हमारी बेसिकली ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक, और जो पैसिफिक प्लेट है वो हमारी ओशनिक प्लेट है। अब जो ओशनिक प्लेट है वो हमारी क्या होती है, हमारी ज़्यादा डेंस होती है, इसलिए वो नीचे चली जाती है, सबडक्ट हो जाती है। और जो एशियाटिक प्लेट होता है वो उसके ऊपर होता है, तो जो फ्लोट करता है तो उसकी वजह से जो अगेन जो मार्जिन लाइन है वहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। तो इसलिए जो सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट अंदर एशियाटिक प्लेट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सारे हमारे करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगेन इसने पूछा ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एशिया में। अब ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एशिया में अफ्रीकन प्लेट का क्या रोल है, यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, अगर आप ये टेबल देखोगे तो। ठीक है, अगेन यहाँ पे अमेरिकन और पैसिफिक अमेरिकन प्लेट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आगे बात करते हैं,
ये हमारा पूछा गया सीडीएस 2012 के अंदर। द वेव्स दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आर कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पेज नंबर 23 में मिल जाएगा क्लास 11th के एनसीईआरटी में हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की कि जो हमारी एस वेव्स होती हैं, एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पढ़ो, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट हैज़ हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो एस वेव है ये साइंटिस्ट को मदद करती है समझने में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी से उठाया। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक वेव इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ये इसने पूछा है एनडीए 2022 के अंदर कि पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ये ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दी पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स। या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा पी वेव्स है मैक्सिमम एरिया कवरेज अंडर इट्स शैडो एरिया। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पेज नंबर 23 में मिल जाएगा, अगेन क्लास 11th के एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी में। यहाँ पे अगर आप देखो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी कहाँ से उठाइए, तो पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ठीक है, तो पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव द सरफेस, ये डिट्टो हमारी यहाँ से उठाइए। उसके बाद आगे बात करें, द पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव एंड दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। तो ये भी सही है और ये वाली चीज़ भी सही है, डिट्टो हमारी यहाँ से उठाइए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्टेटमेंट नंबर 3 की, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ द पी वेव्स। ठीक है, तो ये भी हमारी सही है। जो ये वाली स्टेटमेंट है इसमें क्या बोल रखा है इसने कि द पी वेव हैव द मैक्सिमम एरिया अंडर द शैडो जोन, बट ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो जो एस वेव है जिसका मैक्सिमम एरिया है, द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव्स। तो इसलिए इसने इनकरेक्ट पूछा था कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? ये हमारा सीडीएस 2021 के अंदर पूछा गया है। तो इसमें क्या बोल रखा है, दे आर सिमिलर टू साउंड वेव, दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, दे कैन ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, दे मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। तो इसमें दोस्तों जिसने पढ़ भी नहीं रखा होगा और उसे कैलकुलेटिव तुक्का मारना है तो वो कैसे मारेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें दो कंट्रास्टिंग चीज़ बोल दी। ठीक है, अलग अलग चीज़ बोल दी। स्टेटमेंट नंबर 2 में तो बोल दिया कि दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, और अगले स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोल दिया, एकदम ही उल्टी चीज़ बोल दी कि दे कैन ट्रैवल थ्रू बोथ, मतलब ऑल गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल में भी। तो जो बंदा पढ़ के नहीं गया वो इतना तो समझ जाएगा कि क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा तो इन दोनों में से ही कोई एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट स्टेटमेंट इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पी वेव्स हमारी क्या होती है, दे ट्रैवल टू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, तीनों में ट्रैवल करती हैं, केवल सॉलिड में नहीं करती। इसलिए इसने जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है। तो ये वाली स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से पूछा है, ये इसका सोर्स है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसने ये पूछा है एनडीए 2023 के अंदर लेटेस्ट में। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा कह रहा है हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ द ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज हायर इन डेंसर मीडियम। और स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो इसमें से बताना आपका कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है आपको अगेन पेज नंबर 22 और 23 में मिल जाएगा क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। इसमें देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने, हाइपर सेंटर के बारे में बताया सबसे पहले। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, ऑल्टरनेटिवली इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंटर। ठीक है, तो जो पॉइंट है अर्थ के अंदर जो पॉइंट होता है बेसिकली हमारा, जहाँ से अपनी हमारी जो एनर्जी रिलीज़ होती है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, यहाँ पे कुछ सिस्मिक एक्टिविटी हुई, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं हम हाइपोसेंटर या फिर फोकस। बट इसने क्या बोल रखा है कि हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जो होता है इसे एपिसेंटर बोलते हैं और इसे हाइपोसेंटर हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। अब आगे जो अगली स्टेटमेंट है हमारी, पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे लिख रखा है पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। और जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव आर हायर इन डेंसर मीडियम, ये भी हमारी सही है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अर्थक्वेक इज या आर करेक्ट? तो ये हमारा इसमें हमारा पूछा गया सीडीएस 1 2014 के अंदर। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, आगे बात करते हैं, द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस वेयर विच वर अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक एट द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड होमोसिस्कल लाइन्स। तो इसमें अगेन हमने देखा था कि जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक है उसे हम एपिसेंटर ना बोल के क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या था, द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, एपिसेंटर हमारा क्या होता है, द पॉइंट ऑन द सर्फेस
ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस विच वर अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड होमोसिस्मल लाइन, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मैंने इंटरनेट से निकाला, द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस विच वर अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड होमोसिस्मल लाइन। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 केवल सही है, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होमोसिस्मल लाइन के बारे में हमारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा, बट क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं CDS 1 2010 के अंदर हमारा क्या पूछा है, एन अर्थक्वेक एपिसेंटर इज व्हाट। ठीक है, अगेन यहाँ पे एपिसेंटर से पूछ लिया। तो अर्थक्वेक में ये जो पॉइंट है कि हमारा एपिसेंटर क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्राइमरी वेव क्या होती है, सेकेंडरी वेव क्या होती है, बॉडी वेव क्या होती है, सरफेस वेव क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक के अंदर। यहाँ पे मतलब इस टॉपिक को आप कर लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको हो जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे एपिसेंटर के बारे में पूछ लिया कि क्या होता है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 क्या रहा हमारा, द पॉइंट वेयर सिस्मोग्राफ इज लोकेटेड। 2 कह रहा हमारा, द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द मूवमेंट अलॉन्ग द फॉल्ट अकर। अच्छा, अगला क्या कह रहा है हमारा, अप्रॉक्सीमेट सेंटर ऑफ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड अर्थक्वेक। ठीक है, हटाओ, ये भी नहीं है। और अगला क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द रप्चर अलॉन्ग द फॉल्ट जोन अकर्स। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी तो इसका दोस्तों जो सोर्स है, अगेन आपको पेज नंबर 22 में क्लास 11 के एनसीईआरटी में दिख जाएगा कि जो हमारा एपिसेंटर होता है बेसिकली वो क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है, तो सरफेस पे, अर्थ के जो सरफेस है, बेसिकली ये जो सरफेस है, सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं, ना कि अर्थ के इनसाइड में। ठीक है, तो पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव वेयर द रप्चर फॉल्ट अकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फोकस होता है, फोकस के जस्ट अबव जो होता है उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म यूज फॉर फोकस, यानी कि फोकस का दूसरा नाम पूछ लिया इसने। ये हमारा CDS 2 2022 के अंदर पूछा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फोकस का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, हाइपोसेंटर होता है, ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। एपिसेंटर मत कर देना दोस्तों, इसमें कई लोग कंफ्यूज जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हाइपोसेंटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस, और ऑल्टरनेटिवली इसे क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है। आगे बात करते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज। अगेन एक ही चीज़ को जो यूपीएससी ने कितनी बार घुमा घुमा के पूछा है, अब ये देख लो। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज व्हाट, ये हमारा एनडीए 2021 के अंदर पूछा गया कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन को क्या बोलते हैं। तो अगेन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फोकस बोलते हैं भैया। ठीक है, और जो सरफेस पे होता है हम उसे एपिसेंटर बोलते हैं, और फोकस का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, हाइपोसेंटर होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो इसलिए फोकस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ओरिजिन अर्थ का ओरिजिन यहीं से होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर, ये फोकस के अंदर से ओरिजिन यहाँ होता है, फिर सरफेस पे आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, CDS 1 2021 के अंदर पूछा गया है, इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ द टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ, द प्रेशर फॉल्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ, द टेम्परेचर राइजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, या फिर बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉल विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमारा। ये हमारा CDS 1 2021 के अंदर पूछा गया है। तो इसमें जो हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी है दोस्तों, उसमें पेज नंबर 22 पे चले जाना। यहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्सेज में बता रखा है कि यहाँ पे क्या बता रखा है कि द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द डीपर डेप्थ। यानी कि जैसे जैसे हम धरती के अंदर घुसते जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो दोनों हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि टेम्परेचर घटेगा डेप्थ के साथ, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, द प्रेशर हमारा जो है हमारा घटेगा जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ाएंगे, ये भी गलत है। अगला क्या कह रहा है हमारा, द टेम्परेचर राइजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाओगे वैसे वैसे हमारा जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये हमारा CDS 1 2024 के अंदर 2014 के अंदर पूछा है कि डायरेक्ट सोर्स कौन से हमारे अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो स्टेटमेंट नंबर, तो हमारे इसमें क्या कर रखा है कि अर्थक्वेक वेव होता है, वोल्केनो होता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो डायरेक्ट सोर्स में अगर आप यहाँ पे देखो पेज नंबर 21 में क्लास 11 की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अगेन हमारी सिंपल सी चीज़। तो डायरेक्ट सोर्स में इसने बता रखा है कि डायरेक्ट सोर्स में हमारे कौन से होते हैं, तो दो ही होते हैं। आप बेसिकली दो ही याद रखना कि एक तो माइनिंग होता है हमारा डायरेक्ट सोर्स में अर्थ के बारे में जानने के लिए, एक तो माइनिंग होता है और अगला होता है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो इसमें देखो वॉल्केनिक इरप्शन तो है और माइनिंग है नहीं। ठीक है, तो केवल जो वॉल्केनो है यही हमारा डायरेक्ट सोर्स है, अर्थक्वेक वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है 2 ओनली, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स में हमारा केवल माइनिंग और वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो इसी के साथ दोस्तों हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इस चैप्टर से खत्म हो गए। करीब करीब 30 to 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ और जो अर्थक्वेक है उससे रिलेटेड थे। अगले जो वीडियो है उसके अंदर हम वॉल्केनो से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो आपको प्लीज़ लाइक करना, इसे शेयर करना। ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ज्योग्राफी के अगले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे CDS CAPF एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख ही लेने चाहिए। ठीक है, तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या क्वेश्चन है, CAPF 2014 के अंदर पूछा है हमारा कि 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्स नियर द मानसरोवर लेक इन द ग्रेट हिमालय, विच अमंग द फॉलोइंग आर दीज रिवर। तो इनमें से बताने इनमें से कौन सी वो रिवर्स हैं जिनका सोर्स जो है मानसरोवर लेक के पास से पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है हमारा ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलुज। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जितने भी हमने सोर्सेज के स्क्रीनशॉट लगाए हैं दोस्तों, वो क्लास 11th की जो चैप्टर 3 है, ड्रेनेज सिस्टम वाली जो चैप्टर है, क्लास 11th की जो NCERT है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके ही सारे हमारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो ये जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे देख सकते हो आप, सतलुज में बता रखा है इन्होंने कि सतलुज हमारे कहाँ से है, मानसरोवर लेक से। उसका जो ब्रह्मपुत्र है ये भी हमारा कहाँ से, मानसरोवर लेक से है। ठीक है, उसके बाद जो इंडस है, इंडस का डायरेक्टली नहीं दे रखा, बट इंडस का बता रखा है कि तिब्बत से इंडस जो है हमारी ओरिजिनेट करती है। ठीक है, बाकी इस मैप के अंदर भी दे रखा है कि यहाँ पे देख सकते हो आप, इंडस भी हमारा कहाँ से आ रहा है, बेसिकली लेक मानसरोवर से ही हमारा ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ब्रह्मा और ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर करेक्ट। तो ये पूछा है हमारा CDS 2017 के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हिमालयन रिवर हैव देयर ओरिजिन इन दी स्नो कवर्ड एरियाज हेंस दे आर ड्राई इन विंटर सीजन। अच्छा, कि मतलब सर्दियों में वो ड्राई हो जाती है हिमालयन रिवर्स। दूसरा कह रहा है, रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू हैव रीच मैच्योरिटी, की जो पेनिनसुलर प्लेटू की जो रिवर्स हैं वो मतलब मैच्योर स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, यानी कि वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं। तीसरा कह रहा है, द हिमालयन रिवर डिपिक्ट ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। तो इनमें से बताना होगा कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अगर बात करें यहाँ पे, तो पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पहली स्टेटमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी द हिमालयन ड्रेनेज वाले पैराग्राफ में, क्लास 11th की NCERT इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सिंस दीज आर फेड बोथ बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन द रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम आर पेरिनियल। ठीक है, तो यहाँ पे तो उल्टा बता रखा है कि यहाँ पे क्या रखा था, ड्राई, बट यहाँ पे पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब क्या, ऑल सीजन जो है वो रिवर में कभी पानी सूखता नहीं है, रिवर हमेशा उसमें पानी रहता है और वो कभी सूखती नहीं है हमेशा। ठीक है, रिवर हमेशा बहती रहती है। तो हिमालयन रिवर हमारी पेरिनियल है, ना कि ड्राई है। ठीक है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हालांकि सब कुछ दे रखा है, यहाँ पे स्नो कवर्ड था, यहाँ पे भी स्नो कवर्ड बता रखा है, प्रेसिपिटेशन होता है, बट यहाँ पे इन्होंने ड्राई करके क्वेश्चन को पलट दिया, बल्कि ये ड्राई ना होकर हिमालयन रिवर हमारी क्या है, पेरिनियल है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। बट जो स्टेटमेंट नंबर 2 है कि रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू हैव रीच देयर मैच्योरिटी, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारी पेनिनसुलर प्लेटू की जो रिवर है यहाँ पे देख सकते हो आप, वो काफ़ी ओल्ड है और मैच्योरिटी ऑफ दी स्टेज इनकी आ चुकी है। ठीक है, उसी के साथ जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है, हिमालयन रिवर डिपिक्ट ऑल दिस 3 स्टेजेस ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालयन रिवर में हमारी क्या बनते हैं, ये हमारी वैलीज भी बनाते हैं, जॉर्ज भी बनाते हैं, उसके बाद ऑक्सबो लेक आगे चल के बनती है। तो जितनी भी हमारे ये इरोजनल चीज़ें हैं वो आगे चल के बनती है हिमालयन रिवर के द्वारा। तो ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है हमारे, बट 1 जो है इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2 and 3 ओनली। आगे बात करते हैं, CDS 1 2005 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर हैव देयर सोर्सेज नियर लेक मानसरोवर। तो लेक मानसरोवर के पास इनमें से कौन सी रिवर का सोर्स है, गंगा यमुना इंडस, गंगा इंडस ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा सतलुज इंडस, या फिर ब्रह्मपुत्रा गंगा यमुना। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, वो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ब्रह्मपुत्रा सतलुज और इंडस जो है इसका सोर्स है मानसरोवर लेक से। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था हमारा अभी, और ये बगई CDS 1 2005 के अंदर पूछा है कि हमारा सतलुज हमारा मानसरोवर से निकलता है, ब्रह्मपुत्र हमारी मानसरोवर से निकलता है, और जो इंडस भी है वो भी हमारी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से ही निकलती है, लेक मानसरोवर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो केसेस, क्योंकि जो हमारा गंगा है, गंगा हमारी बेसिकली कहाँ है, उत्तराखंड से निकलती है, गौमुख ग्लेशियर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी गंगा इसे भी एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे भी गंगा इसे भी एलिमिनेट कर दो और इसे भी एलिमिनेट कर दो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बचता है और सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं, NDA 1 2017 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अक्रॉस दी हिमालयाज। तो इनमें से कौन सी रिवर जो है हिमालय के अक्रॉस से ओरिजिनेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, मतलब इसमें अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग दे रहे थे आंसर्स, बट जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो इसका ऑप्शन नंबर सी है, गंगा। क्योंकि जो इसमें हमारी गंगा है, गंगा बेसिकली हमारी उत्तराखंड से ही निकलती है, गंगा गौमुख ग्लेशियर से। ठीक है, बट इसमें किसमें ये पूछा है इन्होंने कि अक्रॉस दी हिमालय, मतलब हिमालय के पार से कौन सी रिवर आ रही है। तो एक तरह से हम देखें तो हिमालय के पार से हमारी सारी ही रिवर है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारी मानसरोवर से निकल रही है इंडस, उसके बाद हमारी ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये देखो हमारी सतलुज जो है, सतलुज भी हमारी मानसरोवर लेक से निकल के सीधे हमारी मिल रही है यहाँ पे पंचनाग पे। ठीक है, तो इंडस भी हमारी बाहर से निकल रही है, अक्रॉस द इंडिया आ रही है, एक बाहर से निकल रही है, फिर इंडिया के अंदर एंटर कर रही है, फिर बाहर जा रही है, फिर हमारी सतलुज भी अक्रॉस द इंडिया आ रही है, हिमालयन आ रही है। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्रा है वो भी हमारी
बाहर से आती है, एंटर करती है, ठीक है, नामचा बरवा से हमारी एंटर करती है यू टर्न लेके, ठीक है। तो इसलिए इंडस भी नहीं होगा, सतलुज भी नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र भी नहीं होगा, बट जो गंगा है हमारी, वो गंगा हमारी क्या है, विद इन इंडिया से ही ओरिजिनेट कर रही है, विद इन हिमालयन से ही ओरिजिनेट कर रही है, उत्तराखंड से, ठीक है। इसलिए जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब जॉइंस द रिवर। तो इसमें पूछा है कि रिवर ब्यास जो है, जो हमारी हिमाचल और पंजाब से फ्लो करती है, वो कौन सी रिवर ज्वाइन करती है। एनडीए 2021 के अंदर पूछा है, इंडस ज्वाइन करती है, सतलुज ज्वाइन करती है, चिनाब करती है, या फिर रावी करती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सतलुज ज्वाइन करती है। जो हमारी रिवर ब्यास है वो हमारी डायरेक्टली हमारी सतलुज ज्वाइन करती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, उसमें हमें बता रखा है तब ब्यास के बारे में, कि जो ब्यास है हमारी, इट मीट्स सतलुज एट हरीकी, ठीक है। तो हरीकी नाम की जगह पे हमारी सतलुज जो है सतलुज से मिलती है हमारी ब्यास, ठीक है। और यहाँ पे इस मैप में भी देख सकते हो आप, ये जो मैप है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 में हमारे ये मैप है। ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से स्टडी करना। इस मैप से आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, जो हमारी ये सतलुज है रिवर, इसमें हमारी कौन सी ट्रिब्यूटरी ऐड हो रही है, तो हमारी ब्यास ऐड हो रही है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ब्यास हमारी सतलुज के अंडर ऐड हो रही है, तो इसलिए सतलुज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, एनडीए 1 2018 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इनमें से कौन सी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अगेन यहाँ पे आप मैप देख लेना, यहाँ पे देखो जो हमारी इंडस रिवर है, बेसिकली ये पूरी हमारी इंडस रिवर आ रही है, कहाँ से, ये देख सकते हो पूरा हमारी इंडस रिवर आ रही है। तो इसके कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है, क्या हमारी ब्यास ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल है, यहाँ पे देख सकते हो ब्यास लिखा हुआ है। क्या हमारी रावी ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी देख सकते हो रावी लिखा हुआ है। क्या हमारी चेनाब ट्रिब्यूटरी है, तो बिल्कुल है, ये भी देखो चेनाब लिखा हुआ है। ये सारी हमारी कहाँ, इंडस में मिल रही है, ठीक है। बट जो तावी है, तावी हमारा नहीं है, ठीक है। इसलिए एलिमिनेशन से आपको सॉल्व करना था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो तावी रिवर है ये हमारी इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। आगे बात करते हैं, इंडस रिवर ओरिजिनेट इन वेयर। ये आपका पूछा है सीडीएस, अभी किसी डिफेंस एग्जामिनेशन के अंदर ही पूछा है, मैं यहाँ पे डालना भूल गया। तो हमारी रावी इंडस रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट करती है, किन्नौर से करती है, नेपाल से करती है, लद्दाख से करती है, फिर तिब्बत से कर दिया, ठीक है। तो इसमें बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों को तो एलिमिनेट कर देंगे, बट लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लद्दाख और तिब्बत में, ठीक है। तो आपका जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका तिब्बत होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। लद्दाख मत कर देना गलती से भी। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस के बारे में, कि जो इंडस है बेसिकली हमारा ये हमारा बुखारशु ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है, जो कि हमारा तिब्बत रीजन में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। तो इनमें से कौन सी रिवर है जो हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर ओरिजिनेट नहीं होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये हमारा एमपी पुलिस के अंदर पूछा है, बाकी एक डिफेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछा था ये। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर ओरिजिनेट नहीं करती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा है, ये हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं ओरिजिनेट करती है, ये हमारी मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट करती है, जो कि हमारा तिब्बत वाले एरिया के अंदर आता है, ठीक है। और जब वहाँ से फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हमारी क्या करती है, यू टर्न लेके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है, ठीक है। नामचा बरवा जो हमारा पर्वत है वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, द रिवर इमर्जेस फ्रॉम द फुट हिल अंडर द नेम ऑफ सियांग और डिहांग, और इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ दी सदित्या टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, सीडीएस 1 2015 के अंदर क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है आपको ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहले तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये अगेन जो हमारा मैप था क्लास 11 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 पे, यहीं से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। कैसे होगा, इसने बोला कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक करना है, यानी कि सबसे पहले नॉर्थ आएगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए, इंडस के ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले हमारा झेलम आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे झेलम है, तो हाँ बिल्कुल है। तो हमारा झेलम क्या होगा, ये फर्स्ट पे होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा झेलम के बाद हमारा क्या होगा, चिनाब होगा। तो चिनाब यहाँ पे हमारा 2 के बाद 1 होगा। तो सबसे पहले 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद सबसे पहले 2 होगा, 1 होगा, उसके बाद हमारे रावी है, ठीक है। तो रावी हमारा क्या पे है, यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो इसलिए हमारा रावी 3 पे होगा। 2 1 3 हमारा पैटर्न बन रहा है, और 2 1 3 हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी सतलुज भी यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट में बिल्कुल सतलुज है, ठीक है। तो नॉर्थ में सबसे झेलम है, फिर उसके थोड़े नीचे चिनाब, फिर रावी, और सबसे साउथ में हमारा सतलुज है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से आपको अरेंज करना था। सीडीएस 1 2015 के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नागल प्रोजेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है कि भाखरा नागल प्रोजेक्ट में कौन सी जो रिवर है वो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है, फिर कोई सी भी रिवर है वो पानी देती है भाखरा नागल प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा सीडीएस 2021 के अंदर पूछा गया है दोस्तों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, सतलुज। सतलुज जो रिवर है ये हमारी भाखरा नागल डैम को पानी देती है। यहाँ पे देख सकते हो आप, द सतलुज ओरिजिनेट इन राकास ताल
और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एंड इट फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नगर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, वेयर डज दी अलकनंदा रिवर जॉइन द भागीरथी रिवर इन इंडिया। ये पूछा हमारा एसएससी के अंदर और कई सारे डिफेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछा है। तो इसने बेसिकली ये पूछा कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती हैं। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, देवप्रयाग में मिलती हैं। बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड के अंदर, आपने रील्स वगैरह भी देखी होगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 21 पे, क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पे देखो एट देवप्रयाग हमारी क्या होती है, भागीरथी और अलकनंदा मीट करती है। ठीक है, उसने ये पूछा था कि अलकनंदा और भागीरथी हमारी कहाँ मीट करती है, तो हमारी देवप्रयाग में मीट करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा विष्णुप्रयाग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्णप्रयाग में कौन से मीट करती है, अलकनंदा और पिंडार मीट करती है, आपको पता होना चाहिए। रुद्रप्रयाग में हमारी मंदाकिनी या फिर काली रिवर भी बोलते हैं, अलकनंदा के साथ मिलती है, तो रुद्रप्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको 5 प्रयाग जो है पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं सीएपीएफ 2013 के अंदर क्या पूछा है, द प्लेस लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडार रिवर इज़ व्हाट। तो ये बताना है आपको कौन सा प्रयाग है कि अलकनंदा और पिंडार रिवर जहाँ पे मिल रही है बेसिकली उसे क्या कहते हैं। तो मैंने अभी आपको ये वाला बताया था, यहीं से सॉल्व होगा ये कि अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार जो हमारी जॉइन होती है तो हमारा कर्णप्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कर्णप्रयाग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं रुद्रप्रयाग के बारे में, अब इसने पूछ लिया। तो पंचप्रयाग जो होते हैं ये आपको याद होनी चाहिए कौन सी रिवर किस पे मीट कर रही है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में क्या बोला इसने, रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड अलकनंदा के साथ कौन सी रिवर मिल रही है, तो रुद्रप्रयाग कहलाता है। ये हमारा एनडीए 2017 के अंदर पूछा है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग की अगर बात करें हम तो रुद्रप्रयाग यहाँ पे देख सकते हो लिखा है, तो अलकनंदा के साथ हमारी मंदाकिनी या फिर काली गंगा भी बोलते हैं, मंदाकिनी का दूसरा नाम काली गंगा है। तो मंदाकिनी और काली गंगा जब मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती हैं तो हमें रुद्रप्रयाग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मंदाकिनी। आगे बात करते हैं, गंगा वाटर इज़ बीइंग शेयर एट फरक्का विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो फरक्का पे हमारी जो गंगा रिवर शेयर करते हैं वो कौन से देश के साथ हम शेयर कर रहे हैं। सीएपीएफ के अंदर पूछा है हमारा असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के अंदर। तो नेपाल के साथ शेयर करते हैं, भूटान के साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, या फिर म्यांमार के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, बट क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि जो गंगा रिवर है इट फ्लोज ईस्टर्न वर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की बाउंड्री में हमारी कौन सी है, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री में हमारे सबसे नियरेस्ट देश हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, तो वहाँ से हमारा सीधे ये जो पानी है ये हमारा बांग्लादेश में शेयर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, बांग्लादेश। ठीक है, आगे बात करते हैं, रिवर शारदा ड्रेन्स इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर एंटरिंग द प्लेन द शारदा इज़ नोन एज व्हाट। ये हमारा एनडीए 2019 के अंदर पूछा है कि शारदा को हम क्या बोलते हैं। तो शारदा को हम क्या बोलते हैं बेसिकली हमारा क्लास 11 के एनसीईआरटी में दे रखा है चैप्टर नंबर 3 में ही कि जो हमारी शारदा है, द रिवर शारदा, इसमें ब्रैकेट में लिख रहा है काली और काली गंगा। ठीक है, तो काली और काली गंगा बोलते हैं शारदा रिवर को। यही एक छोटी सी लाइन से इसने क्वेश्चन उठा के पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। रिवर शारदा को हम काली बोलते हैं या फिर काली गंगा बोलते हैं। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली ऑफ इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन। तो कौन से इनमें से रिवर है जो जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा गली इरोजन होता है। ठीक है, ये आपको बताना है, कोसी है, चंबल है, दामोदर है या फिर हमारी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। जो चंबल है ये बहुत ज़्यादा गली इरोजन करती है। यहाँ पे आप देखोगे चंबल के बारे में, तो द चंबल इज़ फेमस फॉर द बैडलैंड टोपोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड चंबल रिवराइंस। ठीक है, तो रिवराइंस और गली इरोजन बेसिकली मोरलेस सेम ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारा CDS 2019 के अंदर पूछा गया था। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा की इसमें से बतानी है आपको ट्रिब्यूटरी, और इसमें साथ ही साथ ये बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दी अबव रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो बेसिकली आपको जो रिवर्स दे रखे हैं ना आपको ईस्ट से लेके वेस्ट में अरेंज करना है। ठीक है, इसमें आप बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा कई लोग क्या करते हैं वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर देते हैं जबकि बोला होता है ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें आपको याद रखना है कि ईस्ट से लेके आपको वेस्ट में अरेंज करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमारा वो इस मैप से ही सॉल्व हो जाएगा। क्लास 11 में जो मैप दे रखा है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 पे जो एनसीईआरटी के अंदर हमारा ये मैप दे रखा है। तो इसमें देखते हैं हमें ईस्ट टू वेस्ट हमें अरेंज करना है। तो सबसे ईस्ट हमारी जो है वो गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो हम देखें यहाँ पे कोसी है। ठीक है, सबसे ईस्टर्न साइड में हमारी कौन सी है, कोसी है। तो यहाँ पे कोसी जो हमारा कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। तो सबसे पहले हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, कोसी के बाद हमारा कौन सा गंडक है, तो गंडक यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर पे है, तो 2 के बाद हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, गंडक के बाद हमारा कौन सा यहाँ पे घाघरा है। ठीक है, तो 1 के बाद हमारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना।
उसके बाद हमारा 2 1 3, ये हमारा पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हमारा 4, क्योंकि 4 हमारा क्या है, गोमती है, और गोमती हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, घाघरा के जस्ट बाद, ठीक है। तो 2 1 3 4 जो है हमारा ये पैटर्न होना चाहिए कि सबसे पहले कोसी, फिर गंडक, फिर घाघरा, फिर हमारी गोमती। तो इसमें देखें हम, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 2 1 3 4 ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको ईस्ट से लेके वेस्ट में अरेंज करना था, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैपिंग पे भी थोड़ी बहुत कमांड लानी पड़ेगी, और मैपिंग पे कमांड लाने का एक ही तरीका है कि आप ये जो मैप है ये कई बार देखें और अपनी जो रफ नोटबुक है इसमें बना बना के देखें ड्रेनेज सिस्टम वाले मैप, ठीक है। ऐसे करके गंगा, फिर इसके यहाँ पे जितनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी वो सब, ठीक है। आगे बात करते हैं। CDS 1 2020 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइन गंगा डायरेक्टली। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन के उसमें पेपर्स में पूछा है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा को डायरेक्टली जॉइन करती है, ठीक है, डायरेक्टली जॉइन करती है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सोन है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो सोन होती है, सोन रिवर जो है वो हमारी गंगा को डायरेक्टली जॉइन करती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, ये हमारी गंगा रिवर है, ठीक है। तो गंगा रिवर में देखो यहाँ पे सबसे पहले ये चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेटवा है और केन है। अब इन सब की खास बात क्या है कि ये सारी की सारी हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, और फिर यमुना अल्टीमेटली हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बट जो सोन है, यहाँ पे देखो आप, सोन जो रिवर है, सोन हमारी डायरेक्टली आ रही है, यमुना में ना जाके सीधे गंगा में मिल रही है हमारी राइट बैंक में, ठीक है। तो सोन हमारी ऐसी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो डायरेक्टली गंगा के अंदर मिल रही है, ठीक है, ना कि यमुना के अंदर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा सिस्टम फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड। तो ये हमारा CDS 2 2008 के अंदर पूछा है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की जो नॉर्थवर्ड साइड मूव कर रही है, ठीक है। यानी कि कई जो हमारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं बेसिकली, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ है, जैसे हमारा ये इंडिया है, तो हमारी ऐसे में फ्लो करती हैं, ठीक है, ऐसे में फ्लो करती हैं, क्योंकि हमारा हिमालयन रीजन ऊपर है तो नीचे को फ्लो करती है, सारी रिवर नीचे गिरती हैं। बट ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो हमारी नॉर्थवर्ड फ्लो कर रही है, नीचे से निकल के ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो अपने इस मैप से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सी रिवर हो सकती है यहाँ पे। तो सोन को देखें अगर हम, तो देखो सोन हमारा, सोन का पैटर्न क्या जा रहा है हमारा, यूँ करके और सीधे ऊपर जा रहा है हमारा, ठीक है, अनलाइक एनी अदर। कोसी को देखें अगर हम, तो देखो कोसी ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये हो नहीं सकता। घाघरा को देखें हम, तो घाघरा भी ऊपर से लेकर नीचे आ रही है, ये भी नहीं हो सकता। गंडक को देखें हम, तो गंडक भी हमारी क्या है, ऊपर से लेकर नीचे आती है, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होगा क्योंकि ये साउथवर्ड फ्लो कर रहे हैं, बट जो सोन है हमारी ये नॉर्थवर्ड फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस द गंगा रिवर डायरेक्टली वाइल अदर 3 जॉइन द यमुना रिवर। अगेन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, CDS 1 2006 के अंदर पूछा है कि इसने ये पूछ लिया कि कौन सी ऐसी रिवर है जो गंगा को डायरेक्टली जॉइन करती है, अनलाइक जो बाकी सारी रिवर हैं जो यमुना को जॉइन करती हैं। तो हमारी जो सोन है, सोनी तो है हमारी जो गंगा को डायरेक्टली जॉइन करती है, यहाँ पे देख सकते हो सोन हमने गंगा को सीधे डायरेक्टली जॉइन किया, बल्कि जो चंबल है, सिंध है, बेटवा है, केन है, इसने पहले यमुना को जॉइन किया, उसके बाद यमुना ने गंगा को जॉइन किया, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सोन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर टेक यू टर्न एट नामचा बरवा एंड एंटर्स द इंडिया। तो ये इसने पूछा है CDS 2019 के अंदर कि कौन सी रिवर है जो यू टर्न लेती है और भारत के अंदर एंटर करती है, नामचा परवा जो हमारा माउंटेन है वहाँ से, ठीक है। तो ये रिवर हमारी ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैप है, यहाँ पे देखो इस तरह से पूरा का पूरा यू टर्न लिया है ब्रह्मपुत्र ने, और यहाँ पे हमारा नामचा बरवा पर्वत है, यहाँ से पूरा यू टर्न लेके और फिर भारत के अंदर एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र भी एक इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है। आगे बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ मजौली रिवर आइलैंड सिचुएटेड। तो मजौली रिवर आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, गंगा में है, ब्रह्मपुत्र में है, गोदावरी में, इंडस में, कहाँ पर है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लास 9 की जो चैप्टर नंबर 2 है वहाँ पे मिल जाएगा, ज्योग्राफी की NCERT में ही। यहाँ पे देखो डिड यू नो में जो है यहीं से उठा के क्वेश्चन पूछा है कि जो मजौली है इन ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो मजौली का जो आइलैंड है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, बड़ा और रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। तो यहीं से इसने उठा के क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रह्मपुत्र ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है मजौली रिवर आइलैंड, तो आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ये हमारा पूछा है NDA 2021 के अंदर कि इनमें से कौन सी जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। ये आपको पूछा है NDA 2021 के एग्जामिनेशन के अंदर। तो रिवर मानस, रिवर कामेक, रिवर महानंदा और रिवर सुबनसिरी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लास 11 की जो NCERT है चैप्टर नंबर 3 उसमें मिल जाएगा, ब्रह्मपुत्र वाली हेडिंग में। यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज दे रखी है। सबसे पहले हमारी कौन सी है, बुरही दिहांग, ठीक है, दिहांग है, उसके बाद धनसर है, उसके बाद सुबनसरी है, कामेग है, मानस है और संकोच है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेट करें अगर, तो सबसे पहले इसने मानस बोल रखा है, तो मानस तो हमारी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद कामेग बोल रखा है, तो कामेग भी हमारी यहाँ पे है ट्रिब्यूटरी, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद हमारा महानंदा बोल रखा है और उसके बाद हमारा सुबनसरी बोल सका है, तो सुबनसरी हमारी ये रही।
हमारी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। बट जो रिवर महानंदा है ये इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो महानंदा जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है और उसने यही पूछ रखा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर। तो इनमें से कौन सी जो रिवर है वो बराक रिवर ऑफ मणिपुर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको पूछा CDS 2022 के अंदर। धलेश्वरी है, सुबनसरी है, धनसरी है, फिर मानस है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको डायरेक्टली NCERT के अंदर नहीं मिलेगा, बट इसमें थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये जो सुबनसरी है, धनसरी है और मानस, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है हमारी? ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे आपने देखा ही होगा, यहाँ पे हमारी सुबनसरी है रही, ठीक है, मानस हमारा यहाँ पे रहा, धनसरी है रहा, ठीक है। तो ये सब हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। बट जो तो इसलिए ये बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए जो धलेश्वरी है ये एलिमिनेट होकर बचता है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। जो धलेश्वरी होगा ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सुबनसरी, धनसरी, मानस ये तीनों हमारी क्या है? मानस एरी, सुबनसरी एरी और धनसरी ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एलिमिनेशन मेथड से ये करना था। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अगेन ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी को पूछा है CAPF के एग्जामिनेशन ने 2022 में। तो इसमें बताना है आपको घाघर है, माही है, कोसी है, फिर मानस है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी जो मानस है ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बल्कि घाघर वगैरह जो है ये गंगा की है, ठीक है। मानस जो है हमारी ब्रह्मपुत्र की है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो जितनी भी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर ब्रह्मपुत्र की, इन्हें वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। अब इसमें आप अगेन याद रखना कि वेस्ट से लेके ईस्ट में हमें अरेंज करना है, ना कि ईस्ट से लेकर वेस्ट में, ठीक है। ये हमारा CDS 2016 के पेपर में पूछा है, CDS 1 2016 में, ठीक है। तो दोस्तों उसमें जो अगर आपको अरेंज करना है तो उसमें ये वाला जो मैप है ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि NCERT के अंदर ये डायरेक्टली हमें वेस्ट से ईस्ट में ऐसा कुछ मैपिंग नहीं दे रखी कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। तो ये इंटरनेट से आपको इस टाइप के मिल जाएगा। बाकी आप इसी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो यहाँ से आप अरेंज कर सकते हो वेस्ट से लेकर ईस्ट में, ठीक है। तो सबसे वेस्ट में हमारी देखें तो कौन सी रिवर है? सबसे वेस्ट में हमारी तीस्ता रिवर है, ठीक है। तो तीस्ता है, तो यानी कि तीस्ता यहाँ पे 2 है सेकंड नंबर पे, तो सबसे पहले हमारा 2 आएगा, ठीक है। तीस्ता के बाद हमारी कौन सी? संकोश है, ठीक है। संकोश ये रही हमारी, और यहाँ पे हमारा संकोश है, तो संकोश हमारा 4th नंबर पे है। तो 2 के बाद हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। उसके संकोश के बाद हमारा क्या है? मानस है, ठीक है। मानस है, बट यहाँ पे मानस ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इसे छोड़ो, हटाओ, ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सा है? सुबनसिरी है, ठीक है। सुबनसिरी हमारी कहाँ है? यहाँ पर है, तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो 2, 3, 4 जो है 2, 4, 3 सॉरी 2, 4, 3 ये जो हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो 2, 4, 3 बन रहा है। उसके बाद लास्ट में हमारी कौन सी है? लोहित है। लोहित सबसे लास्ट में यहाँ पे देख सकते हो, सबसे ईस्ट में है, ठीक है। तो लोहित जो है 1 पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पे है, ठीक है। तो 2, 4, 3, 1 जी ये हमारा पैटर्न बनेगा। तो 2, 4, 3, 1 ये देखें हम, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा वेस्टर्न साइड था और ये हमारा ईस्टर्न साइड था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अरेंज करना था वेस्ट टू ईस्ट। तो इस क्वेश्चन में बस आपको खास ध्यान यही रखना है कि वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, इसमें कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये जो मैप है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारे ड्रेनेज सिस्टम के सारे हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे UPSC ने पूछे थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो लाएंगे, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोकल विंड्स जो टॉपिक है इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि ज्योग्राफी के अंदर पूछे हैं UPSC एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे वो CDS हो, CAPF हो या फिर NDA हो, ठीक है। तो दोस्तों लोकल विंड जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है, क्योंकि मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो और हर पेपर में UPSC लोकल विंड से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। अब लोकल विंड दोस्तों पढ़ना कहाँ से है, तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि पढ़ना कहाँ से है। तो NCERT के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा लोकल विंड्स के बारे में, ठीक है। तो जो लोकल विंड्स है आपको सिंपल जो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, यहाँ पे ये जो लोकल विंड्स हैं और यहाँ पे जो इन सारे लोकल विंड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, बस आप इतना कर लोगे तो लोकल विंड का कोई सा भी जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं लोकल विंड्स के बारे में। तो दोस्तों ये जितने भी लोकल विंड्स हैं बस आपको याद रखना है, जो नीले वाले हैं ये हमारे कोल्ड विंड हैं और जो हमारे रेड वाले हैं वो हमारे हॉट विंड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैसे याद रखना है, आपको कॉन्टिनेंट वाइज चलना है। याद करने का तरीका ये होता है कि आप कॉन्टिनेंट वाइज चलो, कि सबसे पहले आपने पकड़ा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हमारे कितने लोकल विंड्स हैं आपने वो देखा, उसे याद किया। फिर साउथ अमेरिका में पकड़ो, फिर आपने अफ्रीका पकड़ा, फिर आपने यूरोप पकड़ा, फिर अपना एशिया पकड़ा और फिर अपना ऑस्ट्रेलिया पकड़ा। ऐसे करके आपको याद करना है चीज़ों को बाइफरकेट करके, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में हम देखें अगर लोकल विंड, तो सबसे पहले हमारा चिनूक आता है। तो चिनूक से आपको याद रखना, चिनूक हेलीकॉप्टर पे हमने अमेरिका से लिया था
बहुत साल पहले। तो चिनूक आपको याद रखना कि चिनूक हमारा कहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। तो चिनूक जो हमारा लोकल विंड है ये हमारा हॉट विंड है, ठीक है, हॉट विंड है। तो इसमें बेसिकली आपको लोकल विंड में 2-3 चीज़ें याद रखनी होती है कि जो लोकल विंड है वो हॉट है या फिर कोल्ड है, और वो कहाँ से आती है, ठीक है, मतलब वो रॉकीज माउंटेन से आ रही है या फिर किस किस जगह से वो आ रही है लोकल विंड, ठीक है। और दूसरा अगर कोई उसका पेट नेम है तो बस आपको वो याद रखना है, ठीक है। तो 2 से 3 चीज़ें याद रखनी होती है आपको हर लोकल विंड में। तो चिनूक की बात करें तो सबसे पहले तो चिनूक हमारा क्या है, हॉट विंड है, ठीक है, गर्म विंड है, जो कि रॉकीज माउंटेन में पाया जाता है। जो अमेरिका की जो रॉकीज माउंटेन है वहाँ पे ये चिनूक जो हॉट विंड है ये होता है। अब ये करता है क्या है, रॉकीज माउंटेन में हमारा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो जो माउंटेन है रॉकीज वो स्नो से कवर होता है। अब क्योंकि ये हॉट विंड है तो जब ये ब्लो करता है रॉकीज माउंटेन पे तो जितनी भी स्नो होती है हमारी उस सारी स्नो को मेल्ट कर देता है। उस सारी स्नो मेल्ट होने से क्या होता है, जितनी भी बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है, और जो एग्रीकल्चर है, खेती है, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है वो, ठीक है, क्योंकि सारी स्नो मेल्ट हो जाती है, फिर वहाँ पे खेती हो सकती है आराम से। तो इस चिनूक को हम स्नो ईटर भी कहते हैं, ठीक है, स्नो ईटर या फिर आइस ईटर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कई बार, तो आपको याद रखना है कि कौन सी लोकल विंड को हम स्नो ईटर कहते हैं। तो हमारा चिनूक जो है, चिनूक को हम स्नो ईटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हॉट विंड है और रॉकीज माउंटेन पे जब ब्लो करता है तो जितनी भी आइस है उसे पिघला देता है। उसके बाद हमें सेंटा एना याद रखना है, सेंटा एना या फिर नॉर्दर, ये इसके 2 नाम है। अब सेंटा एना हमारा हॉट विंड है और कहाँ पे होता है ये, सेंटा एना वैली जो है कैलिफोर्निया के अंदर, वहाँ पे ये पाया जाता है, सेंटा एना जो हमारी हॉट विंड है, ठीक है, लोकल विंड। उसके बाद कोल्ड विंड कौन सी, हमारी ब्लिजार्ड है। तो जो कोल्ड विंड ब्लिजार्ड है सबसे पहले तो आपको याद रखना है कोल्ड विंड है, और कहाँ पे आती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है हमारे अर्थ के, वहाँ पे आपको ब्लिजार्ड मिलेगी, ठीक है। और कंट्रीज़ की बात करें तो जैसे कनाडा हो गया, यूएसए में, साइबेरिया में पाई जाती है, ठीक है, जो रशिया वाला साइड है वहाँ पे, ठीक है। तो जो बिल्कुल जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में जो बिल्कुल एरियाज़ है ना, टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी ब्लिजार्ड, ठीक है। तो ब्लिजार्ड हमारी कोल्ड विंड है, चिनूक हमारी हॉट विंड है, सेंटा एना हमारी हॉट विंड है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका हमारा पूरा का पूरा निपट गया, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा, देखो ब्लिजार्ड हमने डिस्कस कर लिया, सेंटा एना यहाँ पे है, और चिनूक हमारा यहाँ पे है जो रॉकीज माउंटेन है, ठीक है। ये दोनों हमारी हॉट है और ये हमारी कोल्ड है, ठीक है। अब आते हैं हमारा साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में आपको क्या रखना, बस आपको एक ही याद रखना, उससे आपका काम हो जाएगा, पेम्पोरो, ठीक है। तो पेम्पोरो हमारी क्या है, कोल्ड विंड है, और कहाँ पे हमारे अर्जेंटीना के अंदर आती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पेम्पोरो जो है हमारा, यहाँ पे हमारा अर्जेंटीना देश है, तो यहाँ पे हमारा पेम्पोरो आ जाता है, और ये हमारा कोल्ड विंड है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में 3 विंड और साउथ अमेरिका में बस 1 विंड याद रखनी है। उसके बाद हमारा अफ्रीका आता है। अब लोकल विंड में दोस्तों जो अफ्रीका है ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अफ्रीका के जितने भी लोकल विंड्स हैं, क्योंकि अफ्रीका के लोकल विंड्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अफ्रीका में हमारा कौन सा लोकल विंड है, सिरोको, ठीक है। तो सिरोको अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है, देखो सिरोको। तो सिरोको की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो देखो आपको भी पता है अफ्रीका हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पे लाई करता है हमारा, ठीक है, इक्वेटर पे लाई करता है हमारा, ठीक है। तो इक्वेटर पे लाई करता है तो वहाँ पे गर्मी होती है। तो अफ्रीका के जितने भी विंड्स हैं सबसे पहले तो वो सारी की सारी हमारी क्या है, हॉट विंड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक थंब रूल याद रखना कि अफ्रीका के सारे विंड हमारे हॉट विंड है, ठीक है। उसके बाद हमारा सिरोको की बात करें तो हॉट विंड है, ये तो सिंपल है, कहाँ पे जनरेट होता है, सहारा से लेकर मोरक्को के बीच में जाता है, ठीक है। अब सिरोको की खास बात क्या है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ डस्ट एंड सैंड विद इटसेल्फ एंड हेंस डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर, कैरीज रैंड सैंड पार्टिकल्स, देयरफॉर रेड कलर रेनफॉल ऑल्सो नोन एज ब्लड रेन। तो सिरोको का बेसिकली मतलब क्या है, जो सिरोको हॉट विंड है ये जब ब्लो करती है ना तो यहाँ पे जितने भी ये सहारा डेजर्ट के पास ब्लो करती है। अब सहारा डेजर्ट में क्या है, हमारे बहुत सारे रेत है, तो सारे के साथ जब वो ब्लो करती है तो सारे के सारे रेत को, डस्ट पार्टिकल को अपने साथ लेके ब्लो करती है। अब वो पूरी जब ब्लो होके जाती है ऊपर तो जितना भी हमारा एग्रीकल्चर है यहाँ का, इस वाले एरिया का पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है वो, ठीक है। और जब रेन भी होती है तो वहाँ पे तो रेन जो होती है वो रेड कलर की होती है पूरा का पूरा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इसे ब्लड रेन भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ब्लड रेन किसकी वजह से होता है, तो सिरोको की वजह से होता है। और ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कौन करती है, तो हमारी सिरोको करती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट लोकल विंड है वो है हमारी हरमटन। अब हरमटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकल विंड है, इसे आपको याद करना ही चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। डॉक्टर विंड क्यों बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये हॉट विंड है, ठीक है। अब हॉट विंड होने का कारण से क्या है ये कि अब जो हमारे ये इक्वेटर पे लाई करते हैं हमारे जो अफ्रीका है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पानी जो हमारे एयर है उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। अब उसकी वजह से हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी होने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया उस एरिया के अंदर पैदा होते हैं। अब बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया उस एरिया के अंदर पैदा होते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और तरह तरह की बीमारियाँ लगती हैं लोगों को, स्किन डिजीज़ होती हैं, ठीक है। इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़ के प्रोन होते हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो जब हरबटन विंड फ्लो करती है ना इस एरिया में, तो ये क्या करती है, क्योंकि ये हॉट विंड है तो जितना भी ये हमारा ह्यूमिड वेदर था, जो जो हमारे एयर के अंदर मॉइस्चर था, उस सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ख़त्म कर देती है, और जो ह्यूमिड वेदर था उसे प्लेजेंट वेदर बना देती है। अब जैसे हमारा वेदर प्लेजेंट होता है तो जो बैक्टीरिया जनरेट हो रहे थे एटमॉस्फेयर के अंदर वो जनरेट होने बंद हो जाते हैं, और जो बीमारी हो रही थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसलिए इसे डॉक्टर विंड भी बोला जाता है हरमटन को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है हरमटन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है हरमटन, ठीक है। उसके बाद हमारे खामसिन हमारा क्या है, ये भी हमारा गर्म है, कहाँ पे होता है, इजिप्ट के अंदर होता है। खामसिन हमारा इजिप्ट के अंदर होता है, ये रहा।
उसके बाद खामसिन के बाद हमारा हबूब है, ये हमारा सूडान के अंदर होता है, ठीक है। हबूब हमारा सूडान के अंदर होता है, इस वाले मैप के अंदर दे रखा, बट आपको याद रखना है, ठीक है। और बर्ग जो है वो हमारा साउथ अफ्रीका में होता है, हॉट विंड, ठीक है। साउथ अफ्रीका यहाँ पर हमारा बर्ग होता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि हमारा सिरोको क्या होता है, हॉट विंड होता है और एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करता है, ब्लड रेन कर देता है वहाँ पे। उसके बाद हमारा हार्मटन डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमिड वेदर को प्लेजेंट वेदर में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ पे होता है, सहारा में होता है। खामसिन आपको याद रखना है, खामसिन कहाँ पे हमारा इजिप्ट के अंदर है, बस आपको इतना याद रखना है। और बाकी गर्म तो सारी हमारी हवाएं हैं यहाँ पे अफ्रीका की। हबूब हमारा कहाँ पर है, ये हमारा सूडान में है। और ये हबूब की एक और बात है कि यहाँ पे ना सैंड स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म लेके आता है हबूब अपने साथ, ठीक है। और बर्ग जो है ये हमारा साउथ अफ्रीका में है, हॉट विंड है, ठीक है। तो आपको ये अफ्रीका के जितने भी लोकल विंड्स हैं आपको याद रखना है। अब हमारे देखो 2 कॉन्टिनेंट हो गए, एक हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, हमारा अफ्रीका हो गया, ये 3 कॉन्टिनेंट हमारे हो गए। अब बचा कौन सा, हमारा यूरोप बचा और हमारा एशिया बचा और ऑस्ट्रेलिया बचा, ठीक है। तो यूरोप की अगर बात करें तो सबसे पहले यूरोप को देख लेते हैं अब। तो यूरोप में जो लोकल विंड्स है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यूरोप में अब क्योंकि आपको पता है कि यूरोप हमारा क्या है, यूरोप आप देख सकते हो ये हमारा ठंडा देश है ना, क्योंकि हमारा इक्वेटर के काफ़ी ऊपर लाया करता है यूरोप। तो ये हमारा ठंडा देश है, मतलब ठंडा कॉन्टिनेंट है हमारा। तो सीधी सी बात है कि जो यहाँ पे विंड्स होंगी 90% विंड्स हमारे यहाँ पे क्या होंगी, कोल्ड ही होंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि थंब रूल अपना कि यूरोप में जो मैक्सिमम वो है विंड्स है वो हमारी कोल्ड विंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा, मिस्टल है। तो मिस्टल में बात करें तो मिस्टल हमारी क्या है, कोल्ड विंड है, सिंपल सी बात है। अब मिस्टल की बात करें तो मिस्टल डिस्ट्रॉय वेटिकल्चर, और ये जनरेट कहाँ पे होता है, हमारा फ्रांस और स्पेन के बीच में होता है। तो मिस्टल की बात करें तो मिस्टल में क्या होता है, अब जैसे वेटिकल्चर हमारा क्या होता है, बेसिकली ये ग्रेप्स की खेती होती है, ठीक है। ग्रेप्स की खेती होती है और ये वाइन जो है, जो शराब बनती है, जो वाइन बनती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो इसलिए वेटिकल्चर जो है उसे कहते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है, वेटिकल्चर किसे कहते हैं, तो ग्रेप्स की खेती को कहते हैं, ठीक है। तो अब ये मिस्टल क्या करता है, जब ये कोल्ड विंड जब फ्लो करती है ना इन ग्रेप्स के खेतों पे, तो पूरे के पूरे को जमा देता है। वो जमने से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो वेटिकल्चर है, ये जो ग्रेप्स हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये इट डिस्ट्रॉयज दी वेटिकल्चर, ठीक है। ग्रेप्स की खेती को ख़राब कर देता है मिस्टल हमारा। और जो रोइन वैली है यहाँ पे, ठीक है, राइन वैली है, उसे बिल्कुल ही एक्सट्रीमली कोल्ड कर देता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि वेटिकल्चर को डिस्ट्रॉय कौन करता है, मिस्टल करता है, कोल्ड होता है। और कहाँ पे है ये, हमारा फ्रांस और स्पेन में है। उसका जो अगली लोकल विंड है वो हमारी फोइन। अब फोइन एक इकलौती हमारी यूरोपियन लोकल विंड है जो कि हॉट है, ठीक है। तो हॉट विंड है ये, और कहाँ पे होती है, हमारे स्विट्जरलैंड में होती है और एल्प्स माउंटेन, ठीक है। स्विट्जरलैंड में एल्प्स माउंटेन जो है वहाँ पे होती है, ये आपको याद रखना है। फोन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो फोन हमारी हॉट विंड होती है। उसका तुम्हारा बोरा है, बोरा हमारी कोल्ड विंड है, ये हमारी एड्रियाटिक सी के अंदर होती है। उसका लेवेंडर है, लेवेंडर भी हमारी कोल्ड विंड है जो कि हमारी स्पेन में होती है और स्टेट ऑफ गिब्राल्टर में होती है, ठीक है। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर आपको याद होगा, हमने स्टेट वाली उस चैप्टर के वीडियो के अंदर करा था, मेजर स्टेट वाले चैप्टर पे वीडियो के अंदर, कि जो स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है हमारी क्या करती है मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है हमारी अटलांटिक ओशन से, और इसे क्या बोलते हैं, की टू मेडिटेरियन सी भी बोला जाता है इसे, ठीक है, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो यूरोप के अंदर हमारी क्या है, मिस्टल हमारी क्या करती है, वेटिकल्चर यानी कि ग्रेप्स की खेती को जमा देती है बिल्कुल, उसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं। फोइन जो होती है हमारी हॉट विंड है, कहाँ पे, एल्प्स माउंटेन स्विट्जरलैंड, ठीक है। बोरा जो है हमारी कोल्ड विंड है, कहाँ पे, एड्रियाटिक सी में। और लेवेंडर जो है ये भी हमारी कोल्ड विंड है स्पेन में और स्टेट ऑफ गिब्राल्टर में। तो अब ये हमारा यूरोप भी हो गया। अब बात करते हैं एशिया में। अब एशिया में सबसे फेमस जो हमारी विंड होती है वो हमारी लू होती है, जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती है, हॉट होती है। अभी गर्मी आ गई है तो अब लू हमारी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लू तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जो थार डेजर्ट है हमारा, वहाँ से जनरेट होती है। उसके बाद हमारी जो अगली विंड है वो हमारी सिमूम है। सिमूम क्या होती है हमारी, ये अरेबियन डेजर्ट से स्टार्ट होती है ये, और ये हॉट होती है, ठीक है, सिमूम भी। उसके बाद आती है बुरान। अब बुरान जो है, बुरान हमारी ऊपर से आती है बिल्कुल, ठीक है। जो बुरान है ये बिल्कुल रशिया की साइड से आती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर, हमारे एशिया के अंदर, कि जो बुरान होती है हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और साइबेरिया से आता है, ठीक है। उसके बाद कारा बुरान जो है ये हमारी हॉट एंड डस्टी होती है, रशिया से आता है, और इसे ब्लैक स्टॉर्म और ब्लैक बुरान भी बोला जाता है, ठीक है। तो एशिया के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, लू याद रखना है, जो हमारी थार डेजर्ट जो है वहाँ से जनरेट होती है, हॉट होती है। सिमूम जो हमारा हॉट होता है, कहाँ से, अरेबियन डेजर्ट से जनरेट होता है। बुरान जो हमारा रशिया से आता है, साइबेरिया से, बिल्कुल कोल्ड जो हमारी विंड है, ठीक है। और कारा बुरान जो हमारा हॉट एंड डस्टी होता है, रशिया से, ये भी आता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा कौन सा है, अब हमारा जो हमारा ये वाला कॉन्टिनेंट भी होगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी हो गया, अफ्रीका भी हो गया, यूरोप भी हो गया, और हमारा एशिया भी हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बस आपको ये 2 लोकल विंड ही याद रखनी है। एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है ब्रिक फिल्टर हमारा क्या है, हॉट विंड है। और कहाँ पे है, जो साउथ अफ्रीका का, जो हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है हमारा, वहाँ पे ये पाया जाता है। उसके बाद हमारा सदर्न बस्टर है, ठीक है। तो सदर्न बस्टर हमारी कोल्ड विंड है।
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिक फील्डर, तो ऑस्ट्रेलिया का जैसे मैंने अपने टाइम पे याद किया था, ऑस्ट्रेलिया का ब्रिक फील्डर मैंने ऐसे याद कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए फेमस है, ठीक है। तो क्रिकेट के लिए फेमस है तो फील्डर्स कहाँ पे पाए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी आप बना के याद कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे फील्डर्स होते हैं ब्रिक फील्डर, जो कि हमारे हॉट विंड होती हैं और साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती हैं, जो डेजर्ट है साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 स्लाइड अगर आप प्रिपेयर कर लोगे ना बस, तो आपके जितने भी अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अब सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं स्लाइड से सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा CDS 2 2011 के अंदर पूछा है, मैच द फॉलोइंग करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में इसने पूछा है कि सबसे पहले यहाँ पे लोकल विंड है और यहाँ पे एरिया है कि चिनूक कहाँ पर है, फोइन कहाँ पर है, सिरोको कहाँ पर है, मिस्टल कहाँ पर है, ठीक है। तो चिनूक हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि चिनूक हमारा कहाँ पर पाया जाता है। हमने चिनूक का हेलीकॉप्टर अपने इंडिया में इम्पोर्ट किया था, जो कि कहाँ से किया था, हमारे नॉर्थ अमेरिका से किया था, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में हमारा क्या है, रॉकीज माउंटेन है, ठीक है। तो चिनूक जो हमारा रॉकी माउंटेन से आया था, ठीक है। और ये क्या करता है चिनूक, जो रॉकी माउंटेन पे जो जितनी भी बर्फ़ होती है उसे ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये हॉट होता है, ठीक है। तो पिघला देता है, तो इसलिए इसे आइस ईटर भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो ए का तो हमारा 2 हो गया। फोइन की बात करें तो ठीक है, फोइन हमारा क्या है, फोइन हमारा यूरोप के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारा एक हॉट विंड है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सिरोको हमारा क्या है, सिरोको हमारा अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो सिरोको सी को तो हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि सिरोको हमारा अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। मिस्टर अगेन हमारा क्या पाया जाता है, मिस्टर अगेन हमारा जो कोल्ड विंड है, ये हमारे यूरोप के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ से देखें तो आप बी और जो हमारा बी और डी है इसमें कंफ्यूज होते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एल्प्स माउंटेन दे रखा है, यहाँ पे नॉर्दर्न स्लोप है और सदर्न स्लोप है, ठीक है। अभी इसमें बी और डी किसके साथ जाएगा, नॉर्दर्न के साथ जाएगा या सदर्न के साथ जाएगा, इसमें आप कंफ्यूज होते हो। बट आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, ए के साथ तो हमारा 2 आ गया, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे, ए के साथ 2 आएगा और सी के साथ हमारा 1 आएगा, ये भी कन्फर्म है, क्योंकि सिरोको जो हमारा है अफ्रीका के अंदर आता है, ठीक है। तो सी के साथ हमारा 1 आएगा, यानी कि हमारा ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बी का हमारा क्या होगा, 3 होगा, और जो डी है हमारा, इसका हमारा 4 होगा, ठीक है। फोइन हमारा नॉर्थ स्लोप्स ऑफ एल्प्स में, और जो हमारा मिस्टल है वो सदर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बात करते हैं, CAPF 2011 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिकली हॉट एंड ड्राई। तो इसमें कौन सी हमारी विंड है जो कि हॉट एंड ड्राई नहीं है, ठीक है। तो सिरोको की बात करते हैं। सिरोको हमारा कहाँ पे पाया जाता है, मोरक्को के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारा अफ्रीकन रीजन है। अब अफ्रीकन रीजन में हमें पता ही है कि सबसे ज़्यादा विंड्स जो होती हैं वो हॉट ही होती हैं। उसका तो हमारा मिस्टल है। अब अगेन मिस्टल हमारा क्या है, मिस्टल हमारा यूरोप के अंदर पाया जाता है, और यूरोप के अंदर पाया जाता है और ये ठंडा होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी खामसिन भी हमारा क्या है, हमारा अफ्रीकन लोकल विंड है, और जो चिनूक है ये तो हमारा हॉट विंड है, ठीक है, जो कि हमारा अमेरिका के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो जो मिस्टल है, लेकिन मिस्टल हमारे यूरोप के अंदर आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोल्ड लोकल विंड। अब इसमें से बताना है कि ठंडी कौन सी है, कौन सी हवा इसमें से ठंडी है, ये बताना है आपको। चिनूक है, मिस्टल है, लू है, या फिर सेंटा एना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो हमारी जो मिस्टल है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी कोल्ड होती है, ठीक है। तो यही हमारा उसका ऑप्शन होगा सी है। बाकी सेंटा एना हमारी, ये भी हमारी हॉट होती है। चिनूक तो हमारी हॉट होती है, आइस हीटर इसलिए बोलते हैं, और लू तो हमारी हॉट होती है, इंडिया के अंदर जो फ्लो करती है। तो जो मिस्टल है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, CAPF 2009 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लानिटरी विंड। अब इसमें से बताना है आपको कौन सी प्लानिटरी विंड है। तो भैया यहाँ पे देखो, तो मानसून तो हमारा क्या हो गया, एक सीज़न हो गया जो इंडिया के अंदर आता है। चिनूक हमारा क्या है, लोकल विंड है। मिस्टल हमारा क्या है, लोकल विंड है। लेकिन जो ट्रेड विंड होती है ये हमारी अर्थ के रोटेशन की वजह से फॉर्म करती है हमारी ट्रेड विंड, ठीक है। तो ये हमारी प्लानिटरी विंड हो गई, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MPPSC के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा है। इसमें से पूछा है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सा हमारा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फोइन की बात करें तो फोइन हमारा इसने बता रखा है ड्राई होता है और वार्म होता है। ये बिल्कुल सही बता रखा है, क्योंकि फोइन जो होता है हमारा यूरोप के अंदर होता है, और जो हमारा वार्म होता है। चिनूक जो होता है हमारा स्नो ईटर, अगेन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बिल्कुल सही है। मिस्टल जो होता है वो विंटर सीजन के अंदर पाया जाता है, ठंडा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो बोरा है, बोरा नॉर्थ अमेरिका में है ही नहीं। बोरा हमारा कहाँ पर है, एड्रियाटिक सी के अंदर है, यूरोप के अंदर, ठीक है। जो बोरा है हमारा वो एड्रियाटिक सी के अंदर है, यूरोप के अंदर। तो इसलिए ये जो है इनकरेक्ट मैच है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल विंड दैट ब्लोज आउट फ्रॉम साइबेरिया। अब साइबेरिया से हमारा कौन सा ब्लो करता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ब्लिजार्ड ब्लो करता है हमारा, जो बिल्कुल ऊपर से ब्लो करता है रशिया से, और ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, मैंने बताया था जो आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारा NDA 1 2018 के अंदर पूछा गया था।
आगे बात करते हैं CDS 2012 के अंदर क्या पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिनूक विंड्स इज़ नॉट करेक्ट। इसमें पूछा नॉट करेक्ट कौन सा है, कौन सा सही नहीं है। दीज आर लोकल विंड, बिल्कुल सही है, लोकल विंड है हमारी। दे डिसेंड अक्रॉस द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन इन मिड लैटिट्यूड, ये भी बिल्कुल सही है, रॉकी माउंटेन में पाया जाता है। दे बिंग लॉट ऑफ रेन विद देम, दे बेनिफिट एग्रीकल्चर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघला देता है वहाँ पे, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पे खेती हो सकती है, ठीक है। बट जो ऑप्शन नंबर सी है, दे ब्रिंग लॉट ऑफ रेन विद देम, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। रेन लाता है ऐसा कुछ भी चिनूक से रिलेटेड नहीं पढ़ा है हमने अभी तक। आगे बात करते हैं NDA 1 2012 के अंदर क्या बोला है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिनूक विंड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अगेन हमारा चिनूक से रिलेटेड पूछा, पहले तो CDS में पूछा, अब यहाँ पे हमारा NDA के अंदर पूछा। तो चिनूक में कौन सा करेक्ट नहीं है, सबसे पहले इसने क्या बोला है कि दे राइज फ्रॉम पैसिफिक ओशन, ठीक है, देखते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द रॉकीज दे डिसेंड टू द ईस्टर्न ऑफ द माउंटेन, ठीक है। दे ब्रिंग रेनफॉल इन द प्रेरीज, अगेन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रेनफॉल का हमने कहीं भी पढ़ा नहीं है कि चिनूक हमारा रेनफॉल लाता है। और बाकी जो ये है दे आर बेनिफिशियल फॉर वीट कल्टिवेशन, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, चिनूक। आगे बात करते हैं कि हमारा CDS के अंदर पूछा गया है, इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी अ कोल्ड ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन फ्रॉम माउंटेन इज नोन एज। तो इसमें बताना है कौन सी जो हमारी इसमें लोकल विंड है जो हमारी एड्रियाटिक सी के अंदर पाई जाती है, जो कि कोल्ड होती है और ड्राई होती है। तो हमारी कौन सी होती है, बोरा होती है, ठीक है। बोरा जो होती है हमारी वो एड्रियाटिक सी के अंदर होती है, कोल्ड होती है, जो कि यूरोप के अंदर होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारी, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CDS 2 2013 के अंदर है। इसमें सीधा सीधा इसने सिंपल सा पूछा चिनूक हमारा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, कोल्ड विंड इन यूरोप, ठीक है। तो यूरोप के अंदर तो नहीं है हमारी चिनूक हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल डेजर्ट स्टॉर्म इन वेस्ट एशिया, ये भी गलत है। वार्म विंड इन नॉर्थ अमेरिका, ये बिल्कुल सही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो चिनूक हमारा क्या है, चिनूक हमने हेलीकॉप्टर लिया था नॉर्थ अमेरिका से, और उसके बाद हमारा चिनूक जो है वहाँ की लोकल विंड है, जो कि रॉकीज माउंटेन में पाई जाती हैं, और जो स्नो होता है रॉकीज माउंटेन का उसे पूरा मेल्ट कर देते हैं, क्योंकि ये गर्म होती हैं। अब मेल्ट कर देते हैं तो वहाँ से जो एग्रीकल्चर है वो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब सारी जो बर्फ़ पिघल जाती है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो चिनूक है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खामसिन विंड इज़ अ लोकल विंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसमें से बताना है खामसिन कौन सी है, ठीक है। तो अर्जेंटीना के अंदर तो हमने बस एक ही लोकल विंड पढ़ी थी, पेम्पोरो, तो ये तो होगी नहीं। तुनेशिया के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा। इजिप्ट के अंदर हमने, इजिप्ट ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। जो खामसिन है हमारा, ये हमारा इजिप्ट के अंदर पाई जाती हैं, जो कि गर्म होती हैं, और बाकी लीबिया के अंदर भी नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इजिप्ट। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये हमारा UPPCS के अंदर पूछा है। तो सेंटा एना बताया इसने कैलिफोर्निया के अंदर, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा सेंटा एना के अंदर ये हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। ये हबूब जो हमारा सूडान के अंदर बताया है, यूमो बताया हमारा जापान के अंदर, ओके, ठीक है। और मिस्टल बताया इसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो मिस्टल पाया नहीं जाता। मिस्टल हमारा कहाँ पाया जाता है, यूरोप के अंदर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा ब्रिक फिल्डर पाया जाता है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारा, जैसे हमने कैसे याद किया था कि ऑस्ट्रेलिया हमारा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो फील्डर हमारे कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। तो ब्रिक फिल्डर हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, मिस्टल तो हमारा यूरोप के अंदर पाया जाता है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मिस्टल। आगे बात करते हैं SSC के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विंड। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डॉक्टर विंड हमारी कौन सी होती है, जो अफ्रीका के अंदर फ्लो करती है, ह्यूमिडिटी को बिल्कुल खा जाती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी को जब खा जाती है तो बैक्टीरिया अपने बंद हो जाते हैं और जो बीमारियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो जो हरमटन है, हरमटन जो हमारी इकलौती विंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि डॉक्टर विंड है, और जो हमारी जितनी भी ह्यूमिडिटी उसे खा जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ओनली 2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, हरमटन, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाँ, तो ये दोस्तों ये जितने भी हमारे लोकल विंड्स के PYC क्वेश्चन थे ये हमने कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी हमने यहाँ पे लॉजिक लगाए हैं सारे के सारे हमारे इन 2 स्लाइड से ही हैं, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी ये PDF जो है आपकी ग्रुप में भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहीं से आपका सारा का सारा हो जाएगा। बस इन 2 स्लाइड को प्रिपेयर कर लो, आपका जो लोकल विंड है उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। अब इसके साथ जब हमने जितने भी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चन करे थे दोस्तों, इस सीरीज़ को बंद करते हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी जो हमारा एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो अब आपका जो सारा फोकस है वो अपना रिवीजन पे डालिए, और जो मॉक्स वगैरह हैं वो लगाइए, और जो स्पेसिफिकली जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वो कैब वगैरह अगर आप रट रहे हो तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि लास्ट के 10 डेज़ में ये रटना बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। उल्टा आप पे प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत लोगों का ये डाउट था सर कि इंग्लिश के अंदर स्कोर हमारा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, एक लिमिट के बाद।
तो इंग्लिश के अंदर स्कोर आपका कैसे बढ़ेगा कि आपको क्या करना है, आपने जब एक सर्टेन पॉइंट तक ग्रामर वगैरह सब पढ़ लिया है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप धीरे धीरे रोज़ प्रैक्टिस करोगे, रोज़ मॉक लगाओगे ना, तो आपका स्कोर वो है धीरे धीरे बढ़ेगा वो। ठीक है, तो बस शर्त ये है कि जब अपना हर आप मॉक लगाओगे तो उसे एनालाइज भी करना है कि जो मैंने मिस्टेक इस वाले मॉक में करी है, अगर मेरा स्पॉटिंग ऑफ एरर में ये क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं तो ये क्यों हुए हैं, अगर मैंने कोई रूल भूल गया हूँ तो वो मैं लिखूँ, उस रूल को मैं दोबारा रिवाइज करूँ। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो। S1 S6 के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसे अभी से प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करोगे। जो प्रैक्टिस जब करोगे आप इंग्लिश के अंदर, प्रैक्टिस इंग्लिश इज़ लाइक मैथ्स। जो इंग्लिश का सीडीएस का पेपर है, एक लिमिट के बाद जब आपने नॉलेज इकट्ठा कर ली, ग्रामर वगैरह पढ़ लिया, वोकैब, ईडियम्स वगैरह पढ़ लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस जब आप करोगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, धीरे 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 वो स्किल आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश के अंदर भी प्रैक्टिस करनी है और जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं उन्हें आपको रिवाइज करना है। अब कोई सा भी नया सब्जेक्ट नहीं उठाना है। तो दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली कोई वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम रॉक्स एंड मिनरल्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या क्वेश्चन है, सीडीएस 2015 के अंदर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और सबसे ज़्यादा लोएस्ट मात्रा में कौन से इनमें से एलिमेंट पाए जाते हैं, ये बताना है आपको। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपको पेज नंबर 40 में मिल जाएगा, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये टेबल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना कि जो ऑक्सीजन होता है बेसिकली हमारा, ऑक्सीजन हमारा अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा होता है, 46% होता है हमारा। ठीक है, एक तो इसने हाईएस्ट पूछा, तो हाईएस्ट तो हमारा ऑक्सीजन हो गया। और लोएस्ट पूछा इसने, फिर लोएस्ट में सबसे ज़्यादा क्या आता है, सबसे ज़्यादा कम हमारा लोएस्ट में क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, जो कि केवल 2% है। ठीक है, तो इसलिए देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट हमारा ऑक्सीजन हो गया और लोएस्ट हमारा मैग्नीशियम हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो से करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ये CAPF 2023 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, और ये जो भी एग्जाम है इसके अंदर भी पूछा गया है। तो सिलिकॉन दे रखा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि ये जो टेबल है, मैंने बोला था आपको इस टेबल को याद कर लेना। तो इसने पूछा कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है हमारा 46%। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, NDA 1 2014 के अंदर पूछा है इसने कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि मिनरल्स आर फाउंड बाय स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है हमारा वेरी स्मॉल क्रिस्टल आर फॉर्म व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन दी सरफेस। तो इसमें से बताना आपको ये कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप पेज नंबर 40 पे आओ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, व्हेन द मैग्मा कूल्स द क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स अपीयर। ठीक है, तो मिनरल्स आर फाउंड बाय स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा, ये तो बिल्कुल सही है इस वाले स्टेटमेंट से। ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है, वेरी स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस, तो सडन कूलिंग एट द सरफेस रिजल्ट इन द स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। ठीक है, तो अगर एकदम से कूलिंग हो जा रही है सरफेस पे तो बहुत ज़्यादा स्मॉल और स्मूथ ग्रेन्स मिलते हैं, वही इसने यहाँ पर बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल क्रिस्टल मिलते हैं। ठीक है, और जो पहली स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट का एक दूसरे को लेना देना है नहीं। अगर आप बिकॉज लगा के पढ़ो तो ये स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, NDA 2 2011 के अंदर क्या पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रॉक। इनमें से कौन सी प्राइमरी रॉक है, सेडिमेंट्री, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पेज नंबर 42 पे, यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है कि जो हमारी जो इग्निशियस रॉक होती है, एज इग्निशियस रॉक फॉर्म्स आउट ऑफ द मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक। ठीक है, तो इसलिए इग्निशियस रॉक जो होगी वो हमारी प्राइमरी रॉक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्निशियस रॉक। तो कौन सी इग्निशियस रॉक नहीं है हमारी, ये बताना है आपको। CAPF 2018 के अंदर पूछा गया है, ग्रेनाइट, जिनेसिस, प्यूमिस और बसाल्ट, इनमें से कौन सी हमारी इग्निशियस रॉक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें पेज नंबर 42 में, यहाँ पे अगर आओ तो यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखेंगी। ग्रेनाइट हमारा क्या है, ये इग्निशियस रॉक की एग्जाम्पल्स हैं कि हमारा ग्रेनाइट इग्निशियस रॉक है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद हमारा जो बसाल्ट है वो भी हमारा इग्निशियस रॉक है, ये भी नहीं हो सकता। बट जो जेनेसिस होता है ना दोस्तों हमारा, ये जेनेसिस, ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आगे भी कि जो हमारा जेनेसिस होता है ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है, और जो हमारे बाकी सारे हैं ये तो हमारे इग्निशियस रॉक है ही। आगे बात करते हैं, सीडीएस 1 2013 के अंदर क्या पूछा है, इनमें से कौन सा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्निशियस रॉक। अगेन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हमारा इग्निशियस रॉक नहीं है।
ठीक है। तो अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारा जेनेसिस होता है हमारा क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। बाकी ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो ये सारे हमारे इग्निशियस रॉक हैं, ठीक है। तो ये अगेन मैंने बताया था आपको कि जो जेनेसिस होता है ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं एनडीए 2017 के अंदर क्या पूछा है, इनमें से कौन सी रॉक इग्निशियस रॉक नहीं है। देख रहे हो इग्निशियस रॉक पे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, यहाँ पे भी इग्निशियस रॉक पूछा है, यहाँ पे भी इग्निशियस रॉक पूछा है, उसके बाद इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इग्निशियस रॉक के बारे में पूछा है, ठीक है। तो अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर एक ही सवाल पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इसमें से बताना आपको कौन सी इग्निशियस रॉक नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे जेनेसिस होता तो अगेन यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जेनेसिस होता, बट यहाँ पे जेनेसिस तो नहीं है। यहाँ पे देखो गैब्रो है, ग्रेनाइट है, बसाल्ट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि तीनों हमारे इग्निशियस रॉक हैं, बट जो डोलोमाइन होता है डोलोमाइन हमारा इग्निशियस रॉक नहीं होता है, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो डोलोमाइन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो इसका सोर्स पेज नंबर 42 पे देखो, ग्रेनाइट गैब्रो बसाल्ट, ठीक है, बसाल्ट ये तीनों हमारे क्या है, इग्निशियस रॉक हैं, ठीक है। बट जो डोलोमाइन होता है, डोलोमाइन हमारा क्या होता है, एक टाइप का लाइमस्टोन होता है, ये हमारा इग्निशियस रॉक नहीं होता है। आगे बात करते हैं सीडीएस 1 2021 के अंदर क्या पूछा है, इनमें से कौन सा इग्निशियस रॉक का एक टाइप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक। इसमें से पूछा है मार्बल, हेटाइट, ग्रेनाइट और शेल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारा ग्रेनाइट क्या होता है, हमारा इग्निशियस रॉक होता है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो पेज नंबर 42 पे आपको मिल जाएगा फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 11 की एनसीईआरटी। वहाँ पे पेज नंबर 42 पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि ग्रेनाइट जो हमारा होता है क्या होता है, वो हमारा इग्निशियस रॉक होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं एनडीए 1 2013 के अंदर क्या बोला इसने, रेडियो एक्टिव डिके प्रोवाइड्स एन इंटरनल सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ, दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। तो ये किस टाइप की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। जो इग्निशियस रॉक है इसके हेल्प में, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है रेडियो एक्टिव डिके जो हमारी जो अर्थ के अंदर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो सोर्स है वो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, वो मैंने इंटरनेट से ढूंढा है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका इग्निशियस रॉक है। आगे बात करते हैं एन अपफोल्ड इन रॉक इज़ व्हाट, एन अपफोल्ड इन रॉक इज़ व्हाट। ये हमारा एनडीए 2015 के अंदर पूछा है, ग्रैबन, हॉस्ट, एंटीस्लाइन या फिर सिंकलाइन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एंटीस्लाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि जो इस टाइप का जो अपवर्ड फोल्ड होता है इसको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं, और जो डाउनवर्ड फोल्ड होता है हमारा उसे हम सिंक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसने बता रखा है जो अपवर्ड फोल्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा, बस थोड़ा बहुत हमारा ये एंक्लाइन और जो सिंक्लाइन होता है बस इसके बारे में टच कर रखा है, बट आपको थोड़ा सा इंटरनेट में पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। आगे बात करते हैं सीएपीएफ 2012 के अंदर क्या बोला इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। इनमें से कौन सी मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है, ये पूछा है इसने सीएपीएफ 2012 के अंदर, ठीक है। तो पेज नंबर 42 पे आ जाना, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की एनसीईआरटी। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखी है। अब ये क्लासिफिकेशन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी मोड ऑफ द फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। तो 3 ग्रुप में बांटे गए हैं, एक तो मैकेनिकल फॉर्म, एक ऑर्गेनिकली फॉर्म और एक हमारा केमिकली फॉर्म, ठीक है। तो इसने क्या पूछा, मैकेनिकली फॉर्म बताओ इनमें से कौन सा है। तो मैकेनिकली फॉर्म कौन सा है हमारा, सैंडस्टोन होता है, कॉन्ग्लोमेरेट होता है, लाइमस्टोन होता है, शेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें लाइमस्टोन भी दे रखा है और हमारा सैंडस्टोन भी दे रखा है जो मैकेनिकली फॉर्म है, ठीक है। तो इन दोनों में से दोनों ही एक तरह से करेक्ट ऑप्शन है, बट जो आंसर की में जो ऑप्शन दे रखा था वो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी दे रखा था, सैंडस्टोन। बट ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि क्योंकि इस एनसीईआरटी के अंदर तो मैकेनिकली फॉर्म में दोनों दे रखे हैं, सैंडस्टोन भी दे रखा है और हमारा लाइमस्टोन भी दे रखा है, तो ये दोनों ही क्यों इसके सही ऑप्शन नहीं हुए, ठीक है, या फिर ये वाला ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। एनीवेज जो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर की के अंदर देखा है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ये हमारे मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक थे। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक आर ऑर्गेनिकली फॉर्म, ठीक है। अभी मैकेनिकली फॉर्म पूछा था, अब एनडीए 2019 के अंदर ऑर्गेनिकली फॉर्म पूछ लेगी, ऑर्गेनिक फॉर्म कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें इसने ऑप्शन दे दिए शेल, चार्ट, हेलाइट और चौक हमारा। तो ऑर्गेनिक फॉर्म में देखें यहाँ पे हम, तो हमारे देखो यहाँ पे चौक जो है ये हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म है, ठीक है। चौक जो है हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, हमारा एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं सीडीएस 2022 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड मैकेनिकली। अगेन उस टेबल से ही पूछा है कि कौन सा इनमें से मैकेनिकली फॉर्म नहीं है, ये इसने पूछा है सीडीएस 2022 के अंदर, ठीक है। तो मैकेनिकली फॉर्म यहाँ पे आप देखें हैं सेडिमेंट्री रॉक का, एक तो सैंडस्टोन होता है हमारा, ठीक है। तो सैंडस्टोन होता है तो ये तो एलिमिनेट कर दो। उसके बाद कॉन्ग्लोमेरेट भी होता है तो कॉन्ग्लोमेरेट भी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद लाइमस्टोन होता है, शेल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं।
यहाँ पे इसने ऑप्शन में गिजराइट दे रखा है, और जो गिजराइट जो हमारा होता है बेसिकली हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे अगर तो ऑर्गेनिकली फॉर्म में गिजराइट होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसने पूछा है कि इनमें से कौन से हमारे मैकेनिकली फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो गिजराइट जो होता है वो हमारा मैकेनिकली फॉर्म ना होकर ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है सेडिमेंट्री रॉक। आगे बात करते हैं, वाई डू फोल्ड माउंटेन्स हैव एनॉर्मस थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो फोल्ड माउंटेन्स की बहुत ज़्यादा थिकनेस क्यों होती है, ये पूछा इसने सीडीएस 1 2011 के अंदर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपको पेज नंबर क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है उसमें पेज नंबर 8 में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक विच वर एक्यूमुलेटेड इन दी जियोसिंक्लाइन नोन एज दी टेथियर्स वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न एंड एशियन हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बेसिकली ये बताया कि जो हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन था इसकी वजह से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर बी देखें तो यहाँ पे भी यही चीज़ कह रखा है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट इन जियोसिंक्लाइन, ठीक है। इस वजह से जो है इसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस हो गई थी और जो हमारे जो फोल्ड माउंटेन बनते हैं उसमें हेल्प हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं एनडीए 1 2010 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। तो इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें सेडिमेंट्री रॉक वाले टॉपिक में पेज नंबर 42 पे क्लास 11 की एनसीईआरटी, hence we see a number of layers of varying thickness in sedimentary rock like sandstone and shale, ठीक है। तो sandstone और shale जो है वो हमारा sedimentary rock के अंदर पाया जाता है अलग अलग layers के अंदर, ठीक है। तो shale जो है यहाँ पे दे रखा है, तो इसलिए shale जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं एनडीए 1 2008 के अंदर क्या बोला है इसने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, बसाल्ट इज एन इग्नियस रॉक। तो ये बताना आपको कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ 1 और 2 ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे इग्निशियस रॉक में देख सकते हो हमारा जो बसाल्ट होता है ये हमारा इग्निशियस रॉक है, इसलिए ये भी सही है, ठीक है। और जो हमारा कोल होता है दोस्तों, कोल हमारा एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो ये सेडिमेंट्री रॉक का टॉपिक है, जो हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म जो सेडिमेंट्री रॉक होता है उसमें हमारा कोल एक है, ठीक है। तो इस दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। एनडीए 2 2012 के अंदर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप से कौन सी रॉक जो है वो बिलोंग नहीं करती है, ये इसने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो शेल जो होता है हमारा शेल, उसके बाद हमारा लाइमस्टोन, शेल लाइमस्टोन हमारा और हमारा सैंडस्टोन ये हमारा मैकेनिकली फॉर्म्ड है। बट जो हमारा स्लेट है, ठीक है, जो स्लेट है वो इसमें कहीं भी नहीं दे रखा, इसलिए जो इस ग्रुप से अलग है वो स्लेट अलग है, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा शेल लाइमस्टोन सैंडस्टोन ये हमारे तीनों मैकेनिकली फॉर्म्ड है, बट स्लेट इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। और इसने ये पूछा कि एक ग्रुप में से इनमें से कौन सा है जो एक सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, तो स्लेट जो है वो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से बताना कि मेटामॉर्फिक रॉक में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, एनडीए 2 2022 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। और जो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है वो आपको इस पेज में मिल जाएगा, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे जो फोलिएशन के बारे में बता रखा है, ठीक है, वो यहाँ से आप पढ़ के समझ जाओगे, पेज नंबर 43 पे आपको मिल जाएगा, क्लास 11 की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म का एजेंट कौन सा नहीं है, एनडीए 2018 के अंदर पूछा है इसने कि हीट कंप्रेशन डिकम्पोजिशन या फिर सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो मेटामॉर्फिज्म में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो डिकम्पोजिशन है ये हमारा मेटामॉर्फिज्म में हेल्प नहीं करता, ठीक है। बाकी जो हमारा हीट होती है इसका भी रोल होता है, जो कंप्रेशन होता है इससे हमारा प्रेशर बनता है, ठीक है, उससे भी रोल होता है हमारा, और सॉल्यूशन का भी रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं एनडीए 2 2010 के अंदर क्या बोला है इसने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक्स। तो रॉक्स के बारे में इसने क्या पूछा है, शेल बिकम स्लेट थ्रू मेटामॉर्फिसिस, और स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है शेल इज कन्वर्टेड टू स्लेट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ट्रेमेंडस प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो मैंने जो इंटरनेट से निकाला है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली नहीं मिला था, कि जो हमारा शेल होता है ये हमारा स्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कब कन्वर्ट होता है, व्हेन इट इज एक्सपोज टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर, ठीक है। इस वजह से जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, इसने क्या बोला है, क्वार्ट्जाइट इज मेटामॉर्फोज फ्रॉम व्हाट। ये हमारा कर्नाटका सिविल पुलिस के अंदर पूछा है इसने कि हमारा जो क्वार्टाइज है इज मेटामॉर्फाइज फ्रॉम व्हाट। तो इनमें से कौन सी एलिमेंट से मेटामॉर्फाइज होता है हमारा क्वार्टाइज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको इंटरनेट पे ही मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी में नहीं है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो सैंडस्टोन होता है, ठीक है। सैंडस्टोन को जब हम मेटामॉर्फाइज कर देते हैं, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू गुजरता है तो वो क्वार्ट्ज बन जाता है। तो इसकी आपको एक टेबल बना लेनी है, अभी इस पर कुछ सारे क्वेश्चन आएंगे। तो जो हमारा सैंडस्टोन होता है ये हमारा क्वार्ट्ज बन जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस होने के बाद में। उसके बाद यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, एनडीए 1 2013 के अंदर पूछा है इसने
इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। इसमें सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, कोल है, शेल है, ये पूछा गया था हमारा इस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जो हमारा सैंडस्टोन होता है, वो हमारा सैंडस्टोन जो होता है बेसिकली इसमें हमारे ये सीमेंट्स और सैंड ग्रेन्स जो होते हैं इससे कंपोज होता है, ठीक है। तो इसलिए जो ए होगा, ए का हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ए का हमारा 4 हो जाएगा। और जो हमारा लाइमस्टोन होता है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म होता है। और जो हमारा कोल होता है ये हमारा पीट और जितने भी ऑर्गेनिक डिपॉजिट होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट से फॉर्म होता है। और जो शेल होता है हमारा, ये हमारा इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्ले ब्रेकिंग इजीली इनटू फ्लैट फ्लेक प्लेट्स। तो ये जो टेबल है आपको याद रखनी है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था। अगेन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में पूछा है इसमें कि कौन सी जो हमारी ये रॉक है कौन सी उसके अंदर आती है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो स्लेट हमारी क्या है, इग्नेशियस रॉक है या क्या है, या फिर लिग्नाइट हमारी कौन सी रॉक है, बॉक्साइट हमारी क्या है, या फिर ग्रेनाइट हमारी क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें हम, तो यहाँ पे एक देखो जो हमारी ग्रेनाइट होती है बेसिकली, ग्रेनाइट हमारी क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, हमारी इग्नेशियस रॉक होती है, ठीक है। तो डी का हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो बॉक्साइट होती है, बॉक्साइट हमारा नॉन फेरस मिनरल्स के अंदर आता है, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल क्या आता है, यानी कि सी का हमारा 3 हो जाएगा। उसका जो कोल की मैंने बात करी थी, कोल हमारा ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री रॉक था, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ऐसा सेडिमेंट्री रॉक जो कि ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो हमारा कोल होता है, कोल का ही एक फॉर्म होता है लिग्नाइट, ठीक है। जो कोल की एक वैरायटी होती है लिग्नाइट, ठीक है। तो लिग्नाइट भी एक तरह का हमारा कोल ही होता है, ठीक है। तो कोल ही होता है, तो मतलब ये भी हमारा सेडिमेंट्री रॉक के कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। यानी कि बी का हमारा 4 हो गया, हमारा डी का हमारा 1 हो गया, और सी का हमारा 3 हो गया। यानी कि ए जो है स्लेट हमारा, ये हमारा स्लेट का हमारा ए का 2 हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमारा एनडीए 1 2022 के अंदर पूछा है। रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉज बाय वेदरिंग, इरोजन एंड मेटामॉर्फिक एक्शंस। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जो दोनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ये पता है जो रॉक्स होती हैं इसमें बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वहाँ पे उस रॉक पे क्या होता है, वेदरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। वेदरिंग किससे होती है, जो हमारी बहुत सारी जो विंड्स घूमती हैं वहाँ से, उस वजह से बारिश पड़ती है, स्नो पड़ती है, उस वजह से जो रॉक्स है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म खोने लगती है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है, बिल्कुल सही है। और ट्रांसफॉर्म कैसे होगी, हमारी वेदरिंग वगैरह सही तो होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी पेज नंबर 42 में रॉक साइकिल के अंदर इसने डिटो ये चीज़ बता भी रखी है, रॉक डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम बट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, एनडीए 1 2014 के अंदर क्या पूछा है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ग्रेन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लास्टिक रॉक्स। तो इसमें आपको बताना है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट आपको बताना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, आपको अरेंज करना है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। पहले तो ये सुन लो, शेल, सिल्टस्टोन, सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमरेट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको काम आएगी। जो हमारा सबसे पहला क्या आता है, हमारा यहाँ पे देख सकते हो ये फाइन ग्रेन है, इधर वाले फाइन है और इधर वाले कोर्स यानी कि मोटे हैं, बड़े साइज़ वाले, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा क्या होता है, शेल होता है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा सिल्टस्टोन होता है, उसके बाद सैंडस्टोन होता है और कॉन्ग्लोमरेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे रॉक्स एंड मिनरल्स के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए हैं। इससे पहले हमने वॉल्केनो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं और हमारे अर्थक्वेक से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स पे करें हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलता है आपको दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वॉल्केनो और प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ और अर्थक्वेक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो वो भी आप देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक है वॉल्केनो और प्लेट टेक्टोनिक, ये आप क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है वहाँ से कर सकते हो। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है ये इसी पे बेस्ड है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वहाँ से। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एनडीए 1 2021 के अंदर पूछा गया है कि एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड इंक्लूड। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की क्या एडवांटेज होती है आइसलैंड में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या रखा है कि सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी। अगला स्टेटमेंट कह रहा है क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड, कि नया लैंड बन के आता है। और अगला कह रहा है कि अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म। तो इसमें बतानी है हमारी कितनी स्टेटमेंट सही है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। जो न्यू लैंड है, नया लैंड नहीं बनता टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ में। बाकी जो अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म है, वॉल्केनो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहती है हमेशा से, ठीक है। तो ये भी सही है, और जो जियोथर्मल एनर्जी है ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका सोर्स जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिला है।
आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में कौन सी फिनोमिना का इन्फ्लुएंस रहा होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल। ये इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें बताना आपको कौन सा सही है। ये हमारा प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया है यूपीएससी के 2014 में। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 और 2। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल दोनों का रोल है जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि वेबसाइट से उठाई गई है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसके अंदर दे नहीं रखा था। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय द बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर से कौन सा इनमें से ओशन है जो सराउंडेड है। ये हमारा CAPF 2005 के अंदर पूछा गया है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है वैसे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों पैसिफिक ओशन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोर्स आप देख सकते हो पेज नंबर 32 पे, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है क्लास 11 की, उसमें यहाँ पे दे रखा है इस डब्बे के कि जो रिंग ऑफ फायर या फिर रिंग ऑफ फायर, इसमें अलग अलग नाम होते हैं इसके रिंग ऑफ फायर के। रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं और कई एनसीईआरटी में रिंग ऑफ फायर भी दे रखा है, और कहीं कहीं पे इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखना। तो रिंग ऑफ फायर यहाँ पे हमारा कहाँ पे पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं CDS 1 2011 के अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। तो इनमें से कौन सा रीज़न है जो कि पैसिफिक ओशन में वहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं, उनमें से कौन सा इनमें से दिए गए रीजन में से कौन सा वैलिड रीजन है। तो इसमें सबसे पहला कह रहा है देयर आर डीप ओशन ट्रेंचेस अलॉन्ग दीज मार्जिन, हाई माउंटेन स्ट्रेच अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन adject the ocean, the current of the vast Pacific ocean continue to dash against the continental margin, और डी कह रहा है हमारा the margin coincide with the plain margins। ओके तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसका सोर्स जो है आपको पेज नंबर 35 पे क्लास 11 के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जब आप ये फिगर देखोगे और इस फिगर के नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और उससे आप सॉल्व करोगे। डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो जो मार्जिन है बेसिकली ये मैंने, और ये वाला जो क्वेश्चन है हमने इसकी पिछली वाली वीडियो में भी सॉल्व किया था। तो ये जो मार्जिन है बेसिकली इसकी वजह से जो है ना ये मार्जिन हमारी कॉन्साइड करती है, इस वजह से जो है यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और इसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं स्पेसिफिक प्लेट पे। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिंग ऑफ फायर इज करेक्ट। तो रिंग ऑफ फायर जो है ना दोस्तों वोल्केनो के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाना है। हाँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप आगे भी देखोगे और पिछली वीडियो में भी देखा है आपने। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है इट इज़ अ जोन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। 2 कह रहा है इट इज़ एन एक्टिव सिस्मिक एंड वॉल्केनिक जोन। और 3 कह रहा है इट इज़ एसोसिएटेड विद डीप ट्रेंचेस। ये पूछा गया हमारा NDA 2018 के अंदर। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 35 पे। बेसिकली रिंग ऑफ फायर की अगर बात करें यहाँ पे पैसिफिक प्लेट के अंदर होता है रिंग ऑफ फायर, ठीक है। और जो पैसिफिक प्लेट है हमारी यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पे देखो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, जो ये ट्रायंगल सा बन रखा है, तो ये पूरी हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारी बिल्कुल सही होगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्मिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये जो प्लेट है यहाँ पे हमारी कोइंसाइड करती है। तो ये भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप ट्रेंचेज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 32 पे दे रखा है यहाँ पे। द रिंग ऑफ पैसिफिक फायर इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनो इन दिस एरिया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं और अर्थक्वेक वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3 ऑल आर करेक्ट, ये इसका सही ऑप्शन है। आगे बात करते हैं, ये पूछा हमारा यूपीएससी CAPF 2017 के अंदर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिंग ऑफ फायर अगेन। तो रिंग ऑफ फायर में इसने ये पूछा कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इट इज़ एन एक्टिव सिस्मिक जोन, ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी डाइवर्जेंट ना होकर ये कन्वर्जेंट है हमारी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ओनली 1 और 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका सोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इसका सोर्स मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जो बाउंड्री है यहाँ पे ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है। जो ट्रायंगल वाली है ये पूरी ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ना कि हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री है। तो यहाँ पे इसने बस इस स्टेटमेंट को चेंज करके कन्फ्यूज़ करा। अगला क्वेश्चन हमारा CAPF 2016 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकरिंग सर्कम पैसिफिक बेल्ट आर करेक्ट। तो इसमें बताना कौन सा करेक्ट है। इट इज़ एन एक्टिव वॉल्केनिक रेन, इट इज़ एन एक्टिव सिस्मिक रेन, इट इज़ अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अगेन यहीं पे पकड़ा गया क्वेश्चन, इट इज़ प्रोन टू सुनामी। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है बजाय इसके, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंट दे रखा है बट यहाँ पे हमारा क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है। कन्वर्जेंट है। तो इसको देखते हुए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा 1, 2 और 4 ओनली होगा, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं। द प्लेट टेक्टोनिक इज अ साइंटिफिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द लार्ज स्केल मोशन ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लेट टेक्टोनिक इज नॉट करेक्ट। इसमें से पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है हमारा।
स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है द टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंपोज्ड ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर एंड थिकर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है हमारा द टेक्टोनिक प्लेट्स आर एबल टू मूव बिकॉज द अर्थ लिथोस्फीयर हैज़ अ हायर स्ट्रेंथ दैन द अंडरलाइंग एटमॉस्फेयर। सी कह रहा है द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। और डी कह रहा है हमारा अलॉन्ग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री सबडक्शन कैरीज प्लेट्स इनटू द मैंटल। तो इसमें से बताना हमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ये हमारा CDS 2 2014 के अंदर पूछा गया। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी ही है, क्योंकि यहाँ पे जो इसने ये बोला ना अलॉन्ग द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री सबडक्शन कैरीज प्लेट इनटू मेंटल। जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में सबडक्शन नहीं होता। सबडक्शन कहाँ होता है हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो NCERT के अंदर क्लास 11 की NCERT है यहाँ पे कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है वहाँ पे हमारा सबडक्शन जोन फॉर्म होता है। जो डाइवर्जेंट होती है यहाँ पे हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो स्प्रेड होती हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंट में हमारी स्प्रेडिंग होती है। तो इसमें क्योंकि इसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। अब ये जो मेजर और माइनर प्लेट है ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT के अंदर दे रखा है, बस आपको रटना है इसे। ये हमारा पूछा गया NDA 2021 के अंदर। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा माइनर प्लेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कोकोस प्लेट, बी कह रहा है नाजका प्लेट, सी कह रहा है कैरोलिन प्लेट और डी कह रहा है हमारा अंटार्कटिक प्लेन। तो इसमें दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 35 पे आ जाना, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की जो NCERT है वहाँ पे। यहाँ पे पूरे दे रखे हैं ये जो हमारे हैं 1 से लेकर 7 तक ही हमारे पूरे मेजर प्लेट्स हैं, और इसके बाद 1 से लेकर ये 4 तक ही हमारे माइनर प्लेट हैं, ठीक है। इसके नीचे तो यहाँ पे देखो इसने पूछा है कौन सा हमारा माइनर प्लेट नहीं है, ठीक है, कौन सा माइनर प्लेट नहीं है। तो इसमें देखो अगर कोको प्लेट की बात करें तो कोको प्लेट यहाँ पे भी है, यानी कि ये भी माइनर प्लेट है। उसके बाद नाजका प्लेट जो है ये नाजका प्लेट भी माइनर प्लेट है। उसके बाद कैरोलिन प्लेट दे रखा है, और उसके बाद यहाँ पे देखो अंटार्कटिका प्लेट दे रखा है। अंटार्कटिका प्लेट की अगर बात करें दोस्तों तो ये तो हमारा मेजर प्लेट में आ रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अंटार्कटिका जो है ये हमारा मेजर प्लेट में है, और इसने ये पूछा है कौन सा हम इसमें माइनर प्लेट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन अंटार्कटिक प्लेट। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट। अब पूछा इसने मेजर प्लेट कौन सा है NDA 2019 के अंदर। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा मेजर प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट या फिर फिलिपिन प्लेट। तो इसमें दोस्तों जो बात करें करेक्ट ऑप्शन की, अगेन ये जो टेबल है ना आप ये से याद करके चले जाना, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें बताना है कि मेजर प्लेट कौन सा है। तो मेजर प्लेट अगर आप ये देखो तो यहाँ पे 4th ऑप्शन में पैसिफिक प्लेट है जो कि हमारा मेजर प्लेट है, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी जितने भी हैं ये हमारे माइनर प्लेट है। यहाँ पे कोकोस प्लेट हो गया, नाजका प्लेट हो गया, फिलिपिन प्लेट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। इनमें से कौन सा मेजर टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, ठीक है। ये हमारा CDS 2020 के अंदर पूछा गया है। सऊदी अरेबियन प्लेट, अंटार्कटिक एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट और पैसिफिक प्लेट। इसमें से बताना है हमारा कौन सा मेजर प्लेट नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सऊदी अरेबियन प्लेट जो है वो हमारा मेजर प्लेट नहीं है। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अंटार्कटिक प्लेट है, ये भी हमारा मेजर प्लेट है, यहाँ पे आ रखा है। उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट जो है ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 5 देखो, ये स्टेटमेंट नंबर 5 देखो, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट ये भी हमारा मेजर प्लेट के अंदर आता है। पैसिफिक प्लेट तो हमारा आता ही है मेजर प्लेट के अंदर, ये स्टेटमेंट नंबर 4 जो है। लेकिन जो हमारा ये सऊदी अरेबियन प्लेट, ये सऊदी अरेबियन प्लेट बेसिकली हमारा ये अरेबियन प्लेट के अंदर आता है। मोस्टली सऊदी अरेबियन लैंडमास जो है ये हमारा माइनर प्लेट है। तो इसलिए इसने ये पूछा कौन सा मेजर प्लेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सऊदी अरेबियन प्लेट। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। अब देख सकते हो माइनर प्लेट मेजर प्लेट पे कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इन्हें रट लेना अच्छे से। तो इसमें से बताना है कौन सा माइनर प्लेट नहीं है। ये हमारा CAPF 2015 के अंदर पूछा गया है। तो नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। तो अगेन हमने पढ़ा था इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अंटार्कटिक प्लेट होगा। बाकी सारे हमारे ये माइनर प्लेट है, बट जो अंटार्कटिक है ये हमारा मेजर प्लेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो अंटार्कटिक जो हमारा मेजर प्लेट के अंदर आता है। उसने पूछा कौन सा माइनर प्लेट नहीं है, तो अंटार्कटिक हमारा माइनर प्लेट नहीं है बल्कि मेजर प्लेट है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं NDA 2013 के अंदर पूछा गया है द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स आर नोन एज प्लेट्स। What would be the result if the oceanic plates collide with the continental plate? तो अगर ओशनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से कोलाइड कर गई तो क्या परिणाम होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है ओशनिक प्लेट इज फोर्स बिलो द कॉन्टिनेंटल प्लेट, कि ओशनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाएगी। अच्छा, दूसरा कह रहा है कॉन्टिनेंटल प्लेट इज फोर्स बिलो दी ओशनिक प्लेट, कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो ओशनिक प्लेट के नीचे चली जाएगी। और अगला कह रहा है कि हमारा कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट है ये कभी कोलाइड ही नहीं करती। तो दोस्तों ये जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। केवल स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो हमारी ओशनिक प्लेट है जब ये दोनों प्लेट टकराती हैं ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, तो जो ओशनिक प्लेट होती है वो ज़्यादा डेंसर होती है और ज़्यादा हैवी होती है। इस वजह से क्या होता है कि वो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके नीचे चली जाती है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है क्योंकि वो कम डेंस होती है तो ओशनिक प्लेट के ऊपर आ जाती है वो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप इसका सोर्स भी देख सकते हो आप, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
कि जो हमारा बेसिकली ये होता है, यहाँ पे देखो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या बता रखा है यहाँ पे कि जब जो कोई भी जो दो प्लेट होती हैं जब कन्वर्ज होती हैं तो 3 केसेस बनते हैं। पहला तो ये है कि ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो कन्वर्ज होंगी, या फिर ओशनिक प्लेट कन्वर्ज होंगी, या फिर 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ट होगी। बट यहाँ पे जिसने क्या कर रखा है कि ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट कभी कन्वर्ज होती नहीं है, यानी कि कोलाइड होती नहीं है। बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो बता रखा है कि ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे जो ओशनिक प्लेट है वो हमारी ज़्यादा डेंस होती हैं, इस वजह से वो नीचे चली जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं वॉल्केनो माउंट मेरापी विच इरप्टेड इन जनवरी 2021 इज सिचुएटेड इन वेयर। ये हमारा CAPF 2021 के अंदर पूछा गया है। तो इसका दोस्तों जो करंट ऑप्शन है वो हमारा इंडोनेशिया है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा करंट बेस पे था, क्योंकि उस टाइम पे ये वाली जो न्यूज़ थी ये हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड थी, क्योंकि उस टाइम पे जनवरी 2021 में ये जो वॉल्केनो है ये इरप्ट हुआ था, तो ये इंडोनेशिया के अंदर था। तो एक बेसिकली करंट अफेयर के अंदर भी मान सकते हो, बट क्योंकि इसमें वॉल्केनो से लेना देना है तो इसे मैंने ज्योग्राफी में डाला। आगे बात करते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें बताना है कि शील्ड वॉल्केनो कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है, कैल्डेरा कौन सा है, फ्लड बेस्ड कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें बेसिकली आपको मैच करना है। ये हमारा CAPF 2015 के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें तो NCERT के अंदर में 2 तो दे रखे हैं कि जो शील्ड वॉल्केनो है बेसिकली हमारा जो हवाई वॉल्केनो है ये हमारा शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। तो शील्ड वॉल्केनो जो है हमारा हवाई है, यानी कि A का 3 हो जाएगा आराम से। उसका जो हमारा डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस की वजह से बना हुआ है, जो कि इंडिया के अंदर है। तो जो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है ये हमारे इंडिया के अंदर है, जिसकी वजह से डेक्कन ट्रैप फॉर्म हुआ था। तो D का 2 हो जाएगा। बट जो ये 2 हैं इंडोनेशिया और फिलीपींस, इसके बारे में नहीं दे रखा, तो इसके बारे में इंटरनेट पे ही सर्च करना पड़ा हमें, ठीक है। तो इंटरनेट पे सर्च करने से हमें ये मिला कि जो हमारा B है, यानी कि जो कंपोजिट वॉल्केनो है ये हमारा फिलीपींस के अंदर पाया जाता है, और जो कैल्डेरा है वो हमारा इंडोनेशिया के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। तो ये बेसिकली जो पोर्शन है बेसिकली ये हमारा स्टैटिक जीके के अंदर आता है। और इस वीडियो के अंदर आप देखोगे कि स्टैटिक जीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि NCERT के अंदर बेसिकली वॉल्केनो बहुत ही ज़्यादा डीप के अंदर नहीं दे रखा, ठीक है। तो आपको एक बार अगर मतलब आप पढ़ लोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि जैसे मेजर वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड हैं, इस टाइप की जो लिस्ट होती हैं ये आपको अलग से करनी पड़ेंगी। आगे बात करते हैं CDS 1 2009 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लैंड्स ऑफ इंडिया इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड। तो एक्टिव वॉल्केनो फाउंड कहाँ होता है भारत के अंदर? कार निकोबार आइलैंड में होता है, या फिर नैनकोवी आइलैंड में होता है, बैरन आइलैंड में होता है, या फिर माया बंडर आइलैंड में होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड के अंदर ही हमारा इकलौता भारत का एक्टिव वॉल्केनो फाउंड होता है, ठीक है। क्लास 9th की NCERT है, पेज नंबर 14, वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। ये इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज़ फाउंड इन बैरन आइलैंड। बाकी ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये अगेन हमारा एक्टिव वॉल्केनो उनकी लोकेशन को मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है CDS 2020 के अंदर। तो इसमें पूछा गया माउंट मेरापी हमारा कहाँ पर है, सकुर जिमा कहाँ पर है, माउंट वेसोवेस कहाँ पे है, माउंट लाओ कहाँ पे है। ये अगेन हमारा जो है स्टैटिक जीके का पार्ट है, जिसमें हमारे जो मेजर एक्टिव वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड है इसकी लिस्ट होती है प्रॉपर। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी या फिर इंटरनेट पे मिल जाएगी, वो आपको एक बार रट लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। जो हमारा माउंट मेरापी है वो हमारा इंडोनेशिया के अंदर आता है, और जो हमारा सकुरजिमा हमारा आता है जापान के अंदर, ठीक है। और माउंट विसुविसी है, विसुवाइस या फिर जो भी से कहेंगे, ये हमारा इटली के अंदर आता है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। और माउंट लाओ अगेन ये हमारा कहाँ पे आता है, माउंट लाओ हमारा हवाई के अंदर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, एक्सक्लूसिव वॉल्केनोज आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। तो कौन से माउंटेन्स में एक्सक्लूसिव वॉल्केनो हमारा फाउंड नहीं होता, ये हमारा CDS 2018 के अंदर पूछा गया है। अब कहने को तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसका सोर्स भी नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो हिमालय है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हिमालय में आपने कब सुना कि हमारे वॉल्केनो कोई भी फाउंड होता है? हिमालय में हमारे कोई भी वॉल्केनो है ही नहीं, यहाँ पे पूरा हमारा ग्लेशियर से ढका हुआ है हिमालय ऊपर, ठीक है। तो हिमालय जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो अलास्का है, रॉकी है, एंडीज है, यहाँ पे इस सारे माउंटेन्स पे हमें कोई ना कोई वॉल्केनो मिल जाएगा। बट जो हिमालय है यहाँ पे हमें कोई भी वॉल्केनो नहीं मिलता है। जो हमारे वॉल्केनो हैं वो बेसिकली हमारे आइलैंड्स में मिलेंगे भारत के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि हिमालय में कोई भी वॉल्केनो नहीं होता भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, CDS 1 2016 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज़ अ वॉल्केनिक ओरिजिन। तो इनमें से कौन सा आइलैंड जो है वो हमारा वॉल्केनिक ओरिजिन से है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रियूनियन आइलैंड, बी दे रखा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अगला तो कह रहा है लक्षद्वीप आइलैंड, डी कह रहा है मालदीव आइलैंड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो है इसका अगेन आपको सोर्स नहीं मिलेगा, बट इसमें अगेन आप कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे? जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये अगर आपने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा, जब आप पढ़ोगे क्लास 11 से या फिर कहीं से भी, तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारा आइलैंड बेसिकली एक माउंटेन रेंज है, उसका एक्सटेंशन है ये बेसिकली, कि एक सबमर्ज माउंटेन है, वो थोड़ा बहुत बाहर निकला हुआ है, और वो हम अंडमान निकोबार आइलैंड कहलाते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये हमारा कोरल से बना होता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, कोरल रीफ से बना होता है। मालदीव्स अगेन हमारा कोरल रीफ से बना होता है, ठीक है। तो ये दोनों वॉल्केनिक ओरिजिन से फाउंड होने का इन तीनों का मतलब ही नहीं है, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, रियूनियन आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो सोर्स है। बाकी ये अंडमान मैंने जो चीज़ बताई थी, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ अराकन यूमा माउंटेन, ठीक है। जो अराकन यूमा माउंटेन है इसका एक्सटेंशन है अंडमान, ठीक है। उसके ऊपर जो है ये जो अराकन माउंटेन है ये नीचे समुद्र के अंदर धंसा पड़ा है, डूबा हुआ है बेसिकली, और थोड़ा बहुत टिप बाहर है उसकी, और उसी को हम अंडमान निकोबार आइलैंड बोलते हैं। और जो लक्षद्वीप और मालदीव है ये तो हमारे कोरल से बना होता है। तो रियूनियन आइलैंड जो है ये हमारा वॉल्केनिक ओरिजिन है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एलिमिनेशन से आपको ये करना था। आगे बात करते हैं सीएपीएफ 2012 के अंदर क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोरमेंट वॉल्केनो, इनमें से कौन सा डोरमेंट वॉल्केनो है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये किसी और एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, माउंट किलिमंजारो जो है ये आपका डोरमेंट वॉल्केनो है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड डेवलप्स इन फॉर्म ऑफ लार्ज डोम इज नोन एज। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हमारा एनडीए 2021 के अंदर पूछा गया है। तो बैथोलिथ होगा, लैकोलिथ होगा, लेपोलिथ होगा या फिर फैकोलिथ होगा। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बैथोलिथ कहते हैं इस टाइप की चीज़ को। जो सोर्स है आपको अगेन मिल जाएगा पेज नंबर 25 पे, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11, वहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अर्थ जो चैप्टर है वहाँ पे कि बैथोलिथ में कि लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द अर्थ क्रस्ट डेवलप इनटू फॉर्म आर लार्ज डोम्स, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारा ये स्टेटमेंट यहीं से उठाई गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, बैथोलिथ। आगे बात करते हैं, एनडीए 1 2011 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेक्कन ट्रैप इज या आर करेक्ट। तो डेक्कन ट्रैप से रिलेटेड पूछा है इसमें। तो इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी इज इन द फॉर्म ऑफ फिजर इरप्शन टुक प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रेटासियस पीरियड। The volcanic lava spread out on horizontal sheets. The regal soil found here is rich in nitrogen. तो इसमें से बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें दोस्तों अगर बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे डेक्कन ट्रैप है यहाँ पे हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही जो डेक्कन ट्रैप है वो हमारा फाउंड हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा डेक्कन ट्रैप है ये प्रॉपर ये हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही फाउंड हुआ था। और यहाँ पे जो लावा था, लावा बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, जब वो कूल हुआ तो यहाँ पे जो सॉइल पाया गया वो हमारा ब्लैक सॉइल पाया गया। आपको ये पता है ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम ब्लैक सॉइल का रिगल सॉइल है, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा रिच होता है बट वो नाइट्रोजन में नहीं रिच होता। जो भारत का ब्लैक सॉइल है वो नाइट्रोजन में रिच होता ही नहीं है। इनफैक्ट जो भारत के जितने भी सॉइल हैं वो उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ही नहीं। ये आप नोट कर लेना, किसी भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में इजी होगा। जो नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है वो किसी भी सॉइल में नहीं है, चाहे वो लेटराइट सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, रेड सॉइल हो, माउंटेन सॉइल हो, कोई भी हो, ठीक है। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है द रेगल सॉइल फाउंड हियर इज रिच इन नाइट्रोजन, ये बिल्कुल गलत है। और इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2 ओनली, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो भारत का कोई भी सॉइल है उसमें नाइट्रोजन पाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का ये वाला कैच था जो आपको पकड़ना था। तो ये देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पेज नंबर 12 पे आपको मिल जाएगा कि जो हमारा डेक्कन ट्रैप है यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है और यहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन होता था, ठीक है। इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर दोनों है ये तो सही है, बट जो ब्लैक सॉइल यहाँ पे है ये नाइट्रोजन पाया जाता ही नहीं है। इनफैक्ट भारत की किसी भी सॉइल में ब्लैक सॉइल नाइट्रोजन हमारा पाया नहीं जाता, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों चीज़ पाई नहीं जाती। आगे बात करते हैं, द डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन वॉज कॉज बाय। तो डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन हमारी कैसे हुई थी, शील्ड इरप्शन हुआ था, कंपोजिट इरप्शन हुआ था, कैल्डेरा इरप्शन हुआ था, फिर फ्लड बसाल्ट इरप्शन हुआ था। एंड ये 2012 के अंदर पूछा गया। तो अभी हमने थोड़ी बार देर पहले डिस्कस किया था कि जो फ्लड बसाल्ट इरप्शन है वो भारत के अंदर डेक्कन ट्रैप में हुआ था, जो कि आज का टाइम पे महाराष्ट्र है उस वाले एरिया में। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 11 की जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, पेज नंबर 27 का आपको मिल जाएगा। द डेक्कन ट्रैप फ्रॉम इंडिया प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ दी महाराष्ट्र प्लेटू आर मच अ लार्जर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, ठीक है। तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस था हमारा डेक्कन ट्रैप, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, कंपोजिट वॉल्केनिक कोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटाकोन बिकॉज, ये हमारा सीडीएस 2013 के अंदर पूछा गया है। तो कंपोजिट वॉल्केनिक कोन को हम स्ट्रेटाकोन क्यों बोलते हैं ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑल्टरनेट शीट ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल की वजह से इसे हम स्ट्रेटाकोन बोलते हैं। ये पेज नंबर क्लास 11 की जो एनसीईआरटी पेज नंबर 24 पे आपको मिल जाएगा कि दीज वॉल्केनोज ऑफ्टन result in explosive eruption along with lava. Large quantities of pyroclastic material and ashes are found and in the formation of layer, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा, बट इसमें ये नहीं देखा कि इस वजह से कंपोजिट वॉल्केनो आर कॉल्ड स्ट्रेटोकोन एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको अलग से वेबसाइट के अंदर मिलेगा। तो इसका जो इनफैक्ट जो एनीवेज जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। डायरेक्टली आपको नहीं मिला बट थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा सीडीएस 1 2022 के अंदर पूछा गया है। क्या कह रहा है, इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली only a few feet thick but over a long period of time repeated flow
में बिल्ड अप अ वॉल्केनो, सच वॉल्केनो आर टर्म्ड एज व्हाट, शील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो, स्ट्रैटो वॉल्केनो या फिर सेंट्रिकल वॉल्केनो। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो शील्ड वॉल्केनो होता है वो इस टाइप के जो लावा फ्लो होता है उसकी वजह से शील्ड वॉल्केनो बनता है, क्योंकि जो शील्ड वॉल्केनो है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, 5 मीटर मतलब बहुत कम इसकी हाइट होती है, ठीक है। यहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर आपको नहीं मिला है, ठीक है, अब आपको ये जीसी लॉन्ग के अंदर मिल जाएगा अच्छे से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शील्ड वॉल्केनो। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द वॉल्केनो फॉर्मिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन कॉल्ड। ये हमारा CAPF 2021 के अंदर पूछा गया है। क्या बोलते हैं हम वॉल्केनो के जो टॉप पे जो डिप्रेशन है इसे चेम्बर, वेंट, सिंडर या फिर क्रेटर। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, क्रेटर है, कि जो टॉप में जो डिप्रेशन होता है वॉल्केनो के उसे हम क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगेन ये वाली जो चीज़ें हैं डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, बट ये जो कुछ टॉपिक हैं आपको अलग से करने पड़ेंगे, चाहे आप वेबसाइट से करो या फिर यूट्यूब से करो, मतलब कोई भी जैसे वॉल्केनो पढ़ रहे हो तो आप एक बार वॉल्केनो यूट्यूब पर भी किसी टीचर से पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से, और एनसीईआरटी तो पढ़ ही लो बिल्कुल भी। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉल्केनो आर करेक्ट। CDS 1 2023 के अंदर पूछा गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्केनो इज मेजर्ड बाय वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स, आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनो सॉइल्स आर रिच एंड डीप एंड फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्केनो होता है उसे हम मेजर करते हैं वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स से, ये आपको याद रखना है। आइसलैंड और फिलीपींस जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने थे, और जो ये है वो जो हमारी वॉल्केनो होता है बेसिकली वॉल्केनिक लावा होता है वो बहुत सारे मिनरल्स में रिच होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है 1, 2 एंड 3 ये बिल्कुल सही है। हालांकि जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है कि ये आइसलैंड और फिलीपींस तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है, बट आइसलैंड का बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, बट कुछ वेबसाइट्स ने दिखाया कि आइसलैंड भी बना हुआ है, तो इस वजह से मैंने जो देखा है वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। आगे बात करते हैं, NDA 1 2016 में ये क्या पूछा है इसने कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन इज अकम्पनाइड बाय अर्थक्वेक, कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो साथ ही साथ अर्थक्वेक भी आ जाता है, जनरली ये देखा गया है ट्रेंड। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि वॉल्केनोज इरप्ट वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। वॉल्केनो जो जब इरप्ट होता है तो वो अपने एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी भेजता है और डस्ट पार्टिकल भी भेजता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका इन दोनों में से होगा, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्योंकि जब अर्थक्वेक के मतलब मेजर कॉज पढ़ोगे आप जब एनसीईआरटी के अंदर, तो उसमें वॉल्केनो भी एक मेजर कॉज है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। उसका जो वॉल्केनो जब इरप्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो भी एग्जिट करेगा एटमॉस्फेयर में, और जो वाटर वेपर होंगे उसके आसपास के वाटर जो होगी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। बट जो यहाँ पे ये चीज़ है बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ना कि ये कि स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आपको बिकॉज लगाना होता है, ठीक है। अब बिकॉज लगा के आप इस पूरे स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ो कि वॉल्केनिक इरप्शन इज अकम्पनाइड बाय अर्थक्वेक बिकॉज वॉल्केनोज इरप्ट वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। ऐसा तो नहीं होता, इसकी वजह से थोड़ा ना होता है अगर अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो जब बिकॉज लगा के पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा इस टाइप की सिचुएशन से कैसे डील करना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, तो ये हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए हमारे वॉल्केनो से रिलेटेड और प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और दोस्तों अब क्योंकि जो CDS का एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, तो हम ज्योग्राफी में जो बेसिकली मेजर टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा ग्रेविटी होल्ड करते हैं, जैसे हमने अर्थक्वेक कर लिया, वॉल्केनो कर लिया, ठीक है, और जो मेजर स्टेट है उसकी भी वीडियो मैंने रिलीज़ कर दी है। तो जो कुछ टॉपिक्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो पूरा 100% तो सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा, बट जो मेजर टॉपिक है वो हम डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।